कि पीले में नीला डालो लाल बन जाता है। सॉल्यूशन जो कि मैंने बनाया है वॉशिंग पाउडर निर्मा। अब अगर इस टर्मरिक स्ट्रिप को इस बेस में मैं डालता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देख लो रंग इसका बिल्कुल चेंज हो गया। यार पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। तो आज मैं तुम लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट वाली कहानी लेके आया हूँ, एक लव स्टोरी। किस किस की? यार दो प्राणियों की, जिसमें एक था हमारा लड़का जिसका जो एक हैंडसम सा सुंदर सा था, है ना, सुंदर सा हैंडसम सा बॉडी वॉडी बनाई हुई थी। लड़के ने लंबी सी नाक थी, एकदम मजेदार सा लड़का था हमारा। और एक थी लड़की, सुंदर सी एकदम क्यूटी पाई टाइप्स, है ना। तो एक लड़की थी प्यारी सी सुंदर सी। यार सुंदर तो इतनी थी ना, क्या बताऊं, बाल तो एकदम ऐसे घुंघराले घुंघराले थे कि लड़का बेचारा हमारा बालों पे ही फिदा हो गया था, ऐसे एकदम। अब यार इन्हीं की लव स्टोरी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। अब इसका लड़का जो ऐसा था ना, इसका नेचर कुछ इस तरह से था कि यार थोड़ा गुस्से वाला था, जिससे जाता था बातें करता था लड़ लेता था और एकदम उल्टी सीधी बातें करता था एकदम, है ना, भड़काऊ बातें करता था। तो यार इसकी बातें सुन सुन के ना इसका नाम लोगों ने रख दिया था एसिड। वो पिक्चर देखी तुम लोगों ने, छिछोरे, उसमें एक लड़का था, उसका नाम भी एसिड रखा हुआ था, निकनेम, क्योंकि वो जब मुंह खोलता था गाली ही निकालता था। तो ऐसा ही हमारा ये बेचारा एसिड भी था। लेकिन इस लड़की को तो ये लड़का पसंद था, इसको ये बुलाती थी इसको थोड़े प्यार वाले नाम से। कौन से? बाबू, सोना, मोना, टोना या बेबी। तो ये बुलाती थी इसको बेबी के नाम से। अभी हमारा एसिड बन गया था बेबी। तो बेबी, तो ये लड़की क्या बन गई होगी? यार बेबी को तो ना बेस पसंद है, तो ये लड़की का नाम था बेस। तो अब इसी बेबी और बेस, या कहूं एसिड या बेस की लव स्टोरी को आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स में। एसिड बेस की लव स्टोरी और उस लव स्टोरी का नतीजा हमारे सॉल्ट्स। तो यार ये रहने वाला है पूरा वन शॉट लेक्चर। अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो यार यहां से बेटर तुमको कहीं समझ में नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और अगर तुमने पढ़ भी लिया है स्कूल में या कोचिंग में तो इससे बढ़िया रिवीजन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे स्कूल खुलेंगे ना तुम्हारे वेकेशंस के बाद, पट्ट से एकदम हेडशॉट पड़ेगा तुम्हें तुम्हारे यूनिट टेस्ट का। और यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर तो जरूरी आएगा। तो भाई इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लो अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की कहानी को। सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करेंगे ना कुछ मजेदार रिएक्शन से। यार इस रिएक्शन को देखो और देखो, सोचो यार कहीं देखा ऐसा रिएक्शन या फील किया कभी ऐसा? क्या हो रहा है ये? एकदम खट्टा सा, ये अजीब सा। जब बच्चे को ऐसा पहली बार कुछ ऐसा खट्टा टेस्ट कराया जाता है ना, एकदम खट्टा वाला नींबू, तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसके जीभ पे जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो इस टेस्ट को सेंस करते हैं और कुछ इस तरह से रिएक्ट करवाते हैं। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं तुम्हें? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ना क्योंकि टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है एसिड बेस में। कैसे? क्योंकि एक टाइम तक हम टेस्ट से ही पहचानते थे कि भाई ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेस है। ठीक है, तो ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी जिसकी वजह से एसिड का टेस्ट अलग होता था, बेस का टेस्ट अलग? आओ वो देखते हैं। तो यार एसिड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी डिटेल में अपने लड़के के बारे में समझ लेते हैं। तो एसिड्स होते हैं ना, उनका जो नेचर होता है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, जो एसिड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है ना, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है जो हमारे एसिड है उसका टेस्ट जो होगा वो खट्टा होगा। यानी कि तुमने जितनी खट्टी चीजें खाई हैं, तुमने नींबू खाया है वो खट्टा होता है, तुमने संतरा खाया है वो खट्टा होता है, तुमने दही खाया है वो खट्टा होता है। तो मोस्ट ऑफ द खट्टी चीज़ों में जो उनका इंग्रेडिएंट होगा ना, वो किसी ना किसी तरह से उसका कॉम्पोजिशन एसिडिक ही होगा। यानी नींबू में भी एसिड होता है, तुम्हारी दही में भी एसिड होता है, तुम्हारी नारंगी या संतरे में भी एसिड होता है। तो इनका टेस्ट कैसा होता है ना, इनका टेस्ट होता है साउर। साउर यानी खट्टा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, भाई ये लिटमस पे कुछ कारिस्तानी करते हैं, चाहे एसिड हो या बेस हो, अलग अलग तरह से कारिस्तानी करते हैं लेकिन करते जरूर है। तो क्या होता है, लिटमस क्या होता है ना, कुछ इस तरह का एक पेपर होता है, ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ जी, इधर आओ।
ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, इसका कहते हैं हम लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर दो कलर का होता है, एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है रेड कलर का। तो अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं तो ये एसिड क्या करते हैं, इस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी देखो एसिड मतलब क्या यार, एकदम सोचो, एसिड मतलब खतरे जैसा, एकदम टच नहीं करना है बिल्कुल, एकदम लड़का बिल्कुल ऐसा है कि जिससे मिल जाए उसको एकदम जला के राख कर दे, ऐसा लड़का है, गाली दे दे के ऐसे वैसे बोल बोल के तो एकदम जला के राख कर दे। तो खतरा है ना, खतरा है नहीं लाल, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है हमारा एसिड। वैसे ही अगला ये H पॉजिटिव आयन देता है। जैसे ही मैं किसी एसिड को किसी सॉल्यूशन में, यानी कि किसी अगर मान लो पानी में ऐसे भिगो दूं, यानी पानी का एक भरा हुआ ग्लास है, उसमें कुछ एसिड की बूंदें डाल दूं ना, तो वो एसिड टूट जाएगा और वो टूट के H पॉजिटिव आयन दे देगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा। ठीक है, कोई भी एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, अच्छे से लिख देते हैं HCl, और ये एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। अब ये जब किसी भी पानी में या लिक्विड में जाते हैं, ये डीकम्प यानी टूट जाते हैं। ये किस तरीके से, ये टूट जाएगा, HCl टूट जाएगा H प्लस Cl नेगेटिव में, ये टूट जाएगा 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव में, ऐसे ही ये टूट जाएगा किसमें, CH3COO नेगेटिव H प्लस में, है ना। इस तरह के आयंस में टूट जाता है जैसे ही ये किसी एक्वा सॉल्यूशन में जाता है। तो ये भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्योंकि ये आयंस दे रहा है, इसी वजह से इनके एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है भाई, आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब उसके पास आयंस होंगे। तो इसीलिए अगर कोई डिस्टिल्ड वाटर लेते हो तुम, जैसे आरओ वाटर लेते हो या फिर बिस्लरी वाटर जो प्यूरिफाइड वाटर होता है ना वो लेते हो, उसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के देखोगे, बल्ब जला के देखोगे, नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें आयंस है ही नहीं, मिनरल्स तुमने निकाल दिए अपने आरओ प्यूरिफिकेशन में। वहीं पे अगर उसमें थोड़ा सा नींबू की बूंदे डाल दो ना तुम, तो ये H पॉजिटिव आयंस उसमें आ जाते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो यार एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक, क्या टेस्ट देख लिया, लिटमस के साथ कैसा बिहेवियर है, आयंस कौन सा दे रहा है, और उन आयन की वजह से हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक है, ये तो हो गई लड़के की बातें। अब थोड़ी लड़की की भी तो देख ले, रिश्ता देखने जा रहे हैं तो लड़के की साइड देख ली, लड़की वालों की साइड भी तो देख ली जाए। तो लड़की वालों की साइड में क्या है भाई, स्वाद, वो खट्टा था, ये मीठा, ये मीठा नहीं है, ये कड़वा है। लड़की का जो टेस्ट होता है, यानी कि आई मीन टू से बेस का जो टेस्ट होता है ना, वो कैसा होता है, वो बिटर होता है। बिटर यानी कड़वा होता है। ठीक है, कहाँ कैसे टेस्ट करोगे कड़वा टेस्ट, कैसे पता लगेगा, या साबुन है तुम्हारे घर में, है हाथ वाथ धोते हो, नहाते धोते हो जिस साबुन से, ये वाला, ये साबुन बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, इसके अलावा जो डिटर्जेंट होता है तुम्हारे, जिससे मम्मी कपड़े धुलते हैं ना वॉशिंग मशीन में डाल के, वो डिटर्जेंट भी बेसिक नेचर का होता है। उसके अलावा जो घर में एक बेकिंग सोडा करके एक इंग्रेडिएंट होता है, किचन में तुम्हें मिल जाएगा, मम्मी से पूछोगे बता देंगी, बेकिंग सोडा, खाना सोडा, ठीक है, वो सब बेस ही होता है, इन सब का नेचर बेसिक ही होता है। ये क्या है, बेकिंग सोडा, ये किचन इंग्रेडिएंट्स हैं, बेकिंग सोडा, ये सारे चीज़ें किचन में या घर के कामों में काम आती हैं। ठीक है, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। और ये इनको अगर तुम टेस्ट करोगे ना, ऐसे उठा के जीभ पर लगा के देखो, कड़वा सा है ना, गंदा सा, वो खट्टा सा लगेगा, ये कड़वा सा लगेगा। ठीक है, सोपी इन टच, भाई साबुन है तो सोपी इन टच तो होंगे ही। इनको अगर पानी में हल्का सा भिगोगे और ऐसे ऐसे करोगे तो सोपी सोपी सा चिकना चिकनाहट सी लगने लगी, तो सोपी टच तो होगा ही भाई। ठीक है, साबुन है तो सोपी टच, क्या लॉजिक, सिंपल सी बात है तो। अगला, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, भाई मेरे यार लिटमस से इसका भी पंगा है, लिटमस से उसका पंगा था, लिटमस से इसका भी पंगा है। एक का पंगा याद कर लो, दूसरे का पंगा अपने आप याद हो जाएगा। लिटमस दो कलर का होता है। लिटमस कैसा होता है, लिटमस जो स्ट्रिप होती है ना, स्ट्रिप यानी पेपर की स्ट्रिप होती है, वो दो कलर की होती है। कैसी, एक स्ट्रिप होती है रेड कलर की, पूरी स्ट्रिप होती है। ठीक है, पूरी स्ट्रिप ही रेड कलर की होती है एक। ठीक है, देखो पेंट करते हैं अच्छे से, ये पेंट करने के बहुत तरीके हैं अपने पास। ये पूरी रेड कलर की स्ट्रिप होती है। अब इस रेड कलर की स्ट्रिप को जैसे ही इसको बेस में डालोगे या बेस इसके ऊपर ड्रॉप डाल दोगे बेस वाली,
तो क्या होगा, जितने एरिया पे तुम बेस डालोगे ना, ये लाल को नीला कर देगी। मान लो इतने एरिया में तुमने बेस डाल दिया तो इतना एरिया ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये रेड को ब्लू कर देता है। कौन कौन कर देता है? बेस। वहीं पे पहले वाले में क्या हो रहा था, ब्लू को रेड कर दे रहा था। अब देखो, एसिड है खतरा, खतरा यानी कि चीजों को लाल कर दिया, रेड कलर, रेड साइन में कन्वर्ट कर दिया, खतरे वाले निशान में। और वो रेड में कर रहा था तो उसका उल्टा यहां हो रहा है, यानी ये ब्लू में कर दे रहा है। सिंपल सी कहानी है, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं भाई, ये देता है OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस, ठीक है। वो क्या दे रहा था, वो दे रहा था H पॉजिटिव आयंस, ये दे रहा है OH माइनस आयंस। अब क्योंकि आयंस तो दे ही रहा है तो आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। वो भी कर रहा था, ये भी कर रहा है। देख रहे हो, लड़का लड़की में 36 गुण मिल रहे हैं, एक दो नहीं मिल रहे हैं, वो मिला लेंगे कुछ ना कुछ करके, लेकिन बाकी गुण तो मिल रहे हैं। तो इस तरह, इसी वजह से जोड़ी इनकी अच्छी बनती है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एसिड के हमने देखे थे, HCl था, H2SO4 था, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड था। ऐसे यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक और स्ट्रॉन्ग बेस है। और फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अच्छे अच्छे बेसिस हैं। ये कुछ एग्जांपल होगा बेस के, ठीक है। एसिड के देख लिए, बेस के देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक देख ली, इसकी देख ली, उसकी देख ली, खत्म कहानी। अब एक बात बताओ यार, ये लिटमस जो है, इसने क्या ठेका ले रखा है कि बताने का कि भाई तू एसिड की तू बेस, ये वाला एसिड है, ये वाला बेस है? ले रखा है। लिटमस एक टाइप का इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम क्या, वो मोटरसाइकिल वाला इंडिकेटर होता है ना, जिसको तुम लेफ्ट दबा के राइट मुड़ जाते हो और राइट दबा के लेफ्ट मुड़ जाते हो, वो वाला इंडिकेटर उसी तरह का। मतलब इंडिकेट करता है चीज़ें कि भाई ये एसिड हो सकता है, ये बेस हो सकता है। भाई कब तक चाट चाट के टेस्ट कर करके बताओगे कि ये एसिड है, ये बेस है? हर चीज़ को तो नहीं चाट सकते ना भाई। कंसंट्रेटेड H2SO4 ला के रख लोगे जीप पे, हो जाएगा कोई स्वाहा, टाइम हो जाएगा फिर तुम्हारा। तो हर चीज़ को नहीं चाट सकते, इसीलिए इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो यार इंडिकेटर में सबसे पहला जो इंडिकेटर हमने देखा था ना, लिटमस, उस लिटमस में, अच्छा इससे पहले ये देख लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड में जाएंगे तो कुछ और रंग दिखा देंगे और बेस में जाएंगे तो अपना रंग कुछ और तरीके से चेंज कर लेंगे। यानी कि उनके कलर चेंज की वजह से हम पहचान लेते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन एसिड है और ये वाला सॉल्यूशन बेस है। जरा डेफिनेशन देख लो, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर when added to acidic और बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आई? और इसी की मदद से मदद हो जाती है हमारी कि भाई पहचानने में ये एसिड हो सकता है, ये बेस हो सकता है। ठीक है जी, यही कहानी है हमारे इंडिकेटर्स की। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, इसमें सब नहीं पढ़ने हैं, तुमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। एक बार फटाफट देख लेते हैं। इंडिकेटर्स में लिटमस इंपॉर्टेंट है, लिटमस आता है जो कि हमने देख लिया। एसिड में क्या कर रहा है, ब्लू को रेड, और बेस में क्या कर रहा है, रेड को ब्लू। चलो जी ठीक है, वही लिखा हुआ है एसिड का, और बेस का भी वही लिखा हुआ है। वहीं पे टर्मरिक, टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी पाउडर जो तुम्हारी किचन में मिल जाएगी। आधी चीज़ें तो ना केमिस्ट्री तुम्हारी किचन से चालू होती है। किचन में हल्दी मिल जाएगी, उस हल्दी को जरा गीला करके किसी पेपर पे या कपड़े पे लगाना, और फिर उस पर तुम अपना एसिड डाल के देखना, बेस डाल के देखना, फिर तुम्हें फ़र्क पता चल जाएगा। एक्टिविटी में देखो मज़ा आएगा इसको। यार मुझे केमिस्ट्री ना पहले से ही नहीं समझ में आती थी कि पीले में नीला डालो लाल बन जाता है, ये क्या लॉजिक है भला। लेकिन जैसे ही मैंने 10th क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ा ना, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। आओ तुम्हें भी दिखाता हूं। ये है मेरे पास एक टर्मरिक की स्ट्रिप, बेसिकली एक टिश्यू पेपर है जिसको मैंने टर्मरिक में सोक किया है। टर्मरिक यानी हल्दी। अब इसको मैं एक सॉल्यूशन जो कि मैंने बनाया है वॉशिंग पाउडर निरमा से, जो कि सोप है ना, एक डिटर्जेंट है, एक बेस है। अब अगर इस टर्मरिक स्ट्रिप को इस बेस में मैं डालता हूं तो देखते हैं क्या होता है। 1 2 3, देख लो रंग इसका बिल्कुल चेंज हो गया। जितना एरिया मैंने टर्मरिक इस पेपर का डाला था, उसका कलर बिल्कुल रेडिश ब्राउन हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि टर्मरिक ना एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसको अगर मैं एसिड इसमें डालूं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसको मैं बेस से टच करता हूं, इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है।
यही तो है केमिस्ट्री का जादू। तो भाई देख ली एक्टिविटी। अब यार समझते हैं हल्दी के बारे में। टर्मरिक, टर्मरिक एक नेचुरल हमारा इंडिकेटर होता है, बल्कि लिटमस और टर्मरिक दोनों ही नेचुरल होते हैं। कैसे होते हैं? नेचुरल, यानी प्राकृतिक तरीके के, यानी नेचुरली प्रेजेंट इंडिकेटर्स होते हैं। अब टर्मरिक को गीला करके रखोगे ना, इस पे अगर एसिड डालोगे तो कोई कलर में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कलर। लेकिन जैसे इस पे तुम बेस डालोगे ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये रेड कलर की हो जाएगी। वो हल्दी जो थी वो रेड कलर की हो जाएगी, यानी कि समझ जाओगे तुम बेस है भाई। फिर आता है रेड कैबेज, यानी कि लाल रंगी पत्ता गोभी, उसका जूस, वो भी एक तरीके का इंडिकेटर की तरह काम करता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। हिबिस्कस प्लांट, हिबिस्कस क्या होता है? हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज प्लांट सुना है तुमने, या फिर गुड़हल, हिंदी में कहते हैं गुड़हल का पेड़। उसके फूल होते हैं बड़े बड़े से, है ना, रेड कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। तो उसके जो पेटल्स होते हैं ना, उसका जो जूस निकलता है, यानी कि उसका कुछ जूस टाइप का, वो भी एक तरीके से तुम्हारा काम करता है एज अ इंडिकेटर। ठीक है, कैसे यार? पिंक हो जाता है अगर एसिड डालोगे उस पर तो, और ग्रीन हो जाता है अगर उस पर बेस डालोगे। ठीक है, बेस की कुछ बूंदे डालोगे या बेस के सॉल्यूशन में उस पत्ते को डाल दोगे तो कलर चेंज कर जाएगा, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारे काम का है ये फिनोप्थिलीन और साथ में मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। क्या है भाई? आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, यानी मैन मेड, केमिकली बनाए गए हैं। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन जो होता है ना, उसका जो नेचुरल स्टेट होती है, ओरिजिनल स्टेट, वो कलरलेस होती है। लेकिन जैसे ही उसको तुम एसिड में डालोगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। वहीं पे अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दोगे ना, वो भाई गुलाबी हो जाएगी, गुलाबी एकदम। ठीक है, पिंकी पिंकी हो जाएगी वो फिनोप्थिलीन। वहीं पे हमारा मिथाइल ऑरेंज जो है ना, ये भी एक सॉल्यूशन होता है। इस पे जैसे ही तुम एसिड डालोगे, ये रेड कलर का हो जाएगा, रेड कलर का, लाल रंग का हो जाएगा। और वहीं अगर बेस डाल दिया तो ये येलो कलर का हो जाएगा। तो ये कलर्स तुमको याद रखने हैं कि कौन से में क्या डालो तो क्या बन जाता है। यार मुझे ना पहले केमिस्ट्री इसीलिए नहीं पसंद थी कि लाल में पीला डालो हरा बन गया, हरे में गुलाबी डालो नीला बन गया। यार ये क्या लॉजिक है कोई? तो लेकिन बाद में समझ में आया, नहीं भाई, रिएक्शन होते हैं। तुम्हें भी अगर ऐसे ही लग रहा है ना कि ये किस में क्या डालो, कहाँ से क्या बन जा रहा है, तो समझो, थोड़ा रिलैक्स दिमाग से सोचो, पूरा केमिस्ट्री रिएक्शंस हैं इसमें। ठीक है, चलो जी, ये हो गए इंडिकेटर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे बढ़ते हैं, और पीछे बढ़ के देखते हैं हमारी लिटमस डाई के बारे में। लिटमस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हमारा। और ये लिटमस बनता कैसे है? ये लिटमस बनता है लिकिन से, लाइचिन या लिकिन जो बोल लो इसको तुम। क्या होता है? लिकिन। ये क्या होता है यार? ये काई होती है, हिंदी में बोलो ना, काई। कैसी काई? अरे यार देखा नहीं है तुम लोगों ने काई? अरे यार ये थैलोफाइटा ग्रुप की एक काई होती है, थैलोफाइटा डिवीजन। थैलोफाइटा क्या होते हैं? इनको कहते हैं हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये पानी में भी मिल सकते हैं तुमको, और ये तुम्हें ज़मीन पे भी मिल जाएंगे। एक तरह की काई, इसी काई को लिकिन कहते हैं, और इसी को गुचड़ मुचड़ करके इसका जूस वूस बना के हम बनाते हैं लिटमस डाई, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। लिटमस डाई का ओरिजिनल कलर, नेचुरल कलर जो होता है ना, वो कैसा होता है? वो पर्पल होता है। यही लिखा हुआ है सब, कहानी जो ऊपर लिखी है ना, ये सब यही लिखी हुई है कि लिटमस डाई जो है वो पर्पल कलर की होती है ओरिजिनली। देखो लिखा है पर्पल कलर की डाई होती है ओरिजिनली। बनती कैसे है? बनती है लिकिन से। और लिचिन क्या होता है? ये एक नेचुरली अवेलेबल प्रोडक्ट होता है जो कि हमें मिल जाता है, और तभी तो इसे नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, कहाँ से बनता है? ये बनता है थैलोफाइटा डिवीजन से, जो कि एक लिकिन होता है, लाइचिन होता है। और कॉमनली यूज क्यों होता है? कॉमनली यूज होता है एज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर की तरह। एसिड बताएगा कि भाई एसिड है, बेस को बताएगा कि तू बेस है, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसका नेचुरल कलर क्या होता है? या फिर अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा इसको, तो कलर क्या रहेगा? तो इसका कलर पर्पल का पर्पल ही रहेगा। एसिड में डालोगे तो क्या होगा? बेस में डालोगे तो क्या होगा? एसिड में डालोगे तो ये लाल हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो ये नीला हो जाएगा। बी से ब्लू और बी से बेस। ठीक है भाई, समझ में आई कहानी? ये हो गया तुम्हारा लाइकिन के बारे में, लिटमस के बारे में। चलो जी, अगली कहानी। अगली कहानी है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये वाले इंडिकेटर जो अभी तक हमने देखे, ये कौन से इंडिकेटर थे? ये वो वाले इंडिकेटर थे जिनको देख के पता लग जाता है कि भाई ये तो बेस है या ये तो एसिड है। लेकिन अब सोचो, वो लोग जो देख नहीं पाते वो क्या करेंगे? या मान लो ऐसे लोग जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, अब वो कैसे कलर पहचानेंगे कि कौन सा कलर आ रहा है?
उनको तो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है ना, नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, मतलब उन ऐसे लोगों के लिए होते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये क्या होते हैं भाई? ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो सिर्फ आंखों की क्षमता पे नहीं, नाक पे भी काम करते हैं। ओल फैक्ट्री यानी कि स्मेल, तुम्हारे जो नाक के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, मतलब कि सेल्स वगैरह होते हैं ना जो खुशबू पहचानते हैं, उस तरह से इसको रिलेट करो। ओल फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री? नाक की फैक्ट्री। भाई नाक से तुम स्मेल करके चीज़ें पहचानने वाले हो। अब अभी तक देख के कर रहे थे काम, अब सूंघ के करोगे काम। क्या कुत्ते? नहीं, कुत्ते की तरह, हाँ कह सकते हैं, कुत्ता जैसे सूंघता है ना, वैसे ही तुमको सूंघ के पता लग जाएगी कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, वही कहानी है। तो भाई ओल फैक्ट्री इंडिकेटर आर सब्सटेंसेज विच हुज स्मेल चेंजेस व्हेन एडेड टू एसिड या बेस। जैसे जैसे एसिड में ऐड करोगे उसकी स्मेल कुछ और हो जाएगी, बेस में ऐड करोगे तो उसकी स्मेल कुछ और हो जाएगी। ऐसे इंडिकेटर को कहते हैं हम ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। तीन पढ़ने हैं हमको। तीन कौन से हैं? एक है हमारा भाई अनियन यानी कि प्याज, जो कि सैलड में हम खाते हैं। आज की तक पता ही नहीं था कि भाई इसको इंडिकेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है क्लोव यानी लौंग, सिर्फ पूजा में चढ़ाई है, इसके अलावा कहीं देखी नहीं है, देख लो भाई, ये भी एज एन इंडिकेटर की तरह काम करता है। फिर है भाई हमारी आइसक्रीम, फेवरेट, गर्मी का सीजन है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, मस्त आइसक्रीम पेल रहे हैं भाई, इंडिकेटर की तरह भी काम करती है। कौन कौन से? आओ देखते हैं। अनियन एक्सट्रैक्ट यानी कि तुम्हारा जो प्याज है ना उसका रस, एक तरह से है ना, अब क्या पंजेंट स्मेल आती है उसकी, एकदम प्याज काटते काटते आंखों से आंसू आ जाते हैं ना, उसकी स्मेल की वजह से, उसकी झरप वरप लगती है स्मेल वगैरह, उसकी वजह से होता है ना। स्मेल तो आती है बहुत तेज सी। अब लेकिन अगर उस जूस को, अनियन के जूस को एसिड में डाल दिया जाए तो स्मेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिटेन्ड रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी। वहीं पे अगर बेस में डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, करके देख लो यार, अपने घर पे जाओ, अगर मम्मी से मार पड़ेगी तो भाई मैं तो नहीं आऊँगा बचाने, लेकिन अपने रिस्क पर ट्राई कर सकते हो। एक मग्गा लेना, वॉशरूम में जाना, बाथरूम में मग्गा लेना, उसमें थोड़ा सा सर्फ डालना, पानी डालना, घोल लेना, घोल के वो बना लेना एक सॉल्यूशन टाइप का, है ना, वो होगा तुम्हारा बेसिक। और जाना छुपके से किचन में, एक प्याज निकालना, छीलना, काट लेना और सूंघना, क्या एकदम महक आएगी, और वही प्याज फिर उस मग्गे में डाल देना, और हो गया कल्याण। बस मम्मी ना देखें, इस बात की गारंटी, इस बात की चिंता तुम रखो भाई। तो भाई देखोगे जैसे ही तुम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे ना, उसकी सारी स्मेल गायब हो जाएगी। यही कैरेक्टरिस्टिक है भाई, यही काम आती है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में कि भाई महक गायब हो गई, मतलब ये सॉल्यूशन जरूर बेसिक होगा। महक है यानी एसिडिक है। ठीक है, प्याज। दूसरा कौन सा है यार? वनीला एसेंस। वनीला आइसक्रीम होती है ना, उसमें फ्लेवर डाला जाता है, इससे वनीला की महक आती है, क्या मज़ेदार आइसक्रीम होती है। लेकिन मेरी तो फेवरेट चॉकलेट ही है। तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हारी कौन सी फेवरेट आइसक्रीम है। तो यार लेकिन वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है ना, ये काम आता है एज एन इंडिकेटर। एसिड में डालो वैसे का वैसे ही, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्मेल रिटेन्ड, लेकिन बेस में डालो स्मेल गायब, फुर्र एकदम हुर्र शुरू हो जाती है। तो यार वनीला की स्मेल भी गायब हो जाती है जैसे ही मैं उसको बेस में डालता हूँ। सिमिलर है क्लोव के लिए भी, यानी कि लौंग के लिए। लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, इसमें क्या होता है, इसकी भी स्मेल एसिड में वैसी की वैसी रहती है, लेकिन बेस में गायब हो जाती है, एकदम गायब, डिसअपियर हो जाती है बेस में। तो भाई 3 ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं, बेस में, एसिड में तीनों वैसे ही रहते हैं, और बेस में तीनों गायब हो जाती है, तीनों की स्मेल। समझ में आई कहानी? यह है ओल्फैक्टर की बारी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की कहानी। यार अब बात करने वाले हैं ना रिएक्शंस की। हमारे एसिड की रिएक्शन, बेसिस की रिएक्शन, अलग अलग चीजों से रिएक्शन होगी। ओवरवेल्म बिल्कुल नहीं होना, बहुत आसान से समझेंगे, एक चीज जहां पढ़ेंगे वो आगे काम आएगी। तो स्टेप्स की तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे एसिड की मेटल्स से। यार एक चीज तो गार्ड बांध लो, ये जो मेटल होते हैं ना और ये जो एसिड होते हैं, सारे एसिड सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। लिखा भी है, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। क्यों? क्योंकि एसिड्स भतेरे होते हैं, मेटल्स भी भतेरे होते हैं। यानी कि सुना तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कितना खतरनाक होता है, ऐसे उंगली डालो ना तो उंगली की खाल के साथ साथ हड्डी भी गायब, ऐसे टाइप की। वहीं पे अगर उसमें पानी मिला रहे हैं तो क्या बचता है? डाइल्यूटेड, कुछ नहीं बचता, नाम का एसिड रह जाता है बस। तो कॉन्सेंट्रेटेड पावरफुल और डाइल्यूटेड लुल, तो लुल से रिएक्ट नहीं होगा, रिएक्शन पावरफुल से होगा। वहीं पे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आते हैं, जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट करेंगे। जो लुल वाले नीचे की तरफ होते हैं, जिन पर रिएक्शन के लिए नहीं होते ना रिएक्टिव,
नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, तो वो रिएक्ट क्यों करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये कहानी होती है, ठीक है, मेटल्स और एसिड के रिएक्शन में। तो यार जब कभी भी रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, तब भाई एसिड और मेटल मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं, यानी नमक बनाते हैं, नमक शमक वो वाला नमक बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है, फुर्र हो जाती है, ठीक है। ये भाई एक एक्टिविटी का सेटअप है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है, बड़े काम की चीज़ है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या किया है भाई, ये लिया है एक सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा वाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, देखो लिखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि पानी मिला हुआ है इसमें, और इसमें डाल दिए हैं जिंक के ग्रैन्युअल्स। जिंक ही क्यों डाला, कोई और मेटल क्यों नहीं, क्योंकि जिंक ना रिएक्टिव होता है, हमने देखा रिएक्टिव ही में रिएक्ट करेगा, नॉन रिएक्टिव रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो भाई जिंक डाल दिया। और ये टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसा सेटअप लगाया कि इसमें से सिर्फ इसी पाइप के थ्रू गैस जा सकती है, यानी कि यही एग्जिट है सिर्फ। तो जो भी यहाँ पे रिएक्शन होगा उसमें से जो भी गैस बनेगी, कौन सी गैस बनेगी, एक ही बनती है, हमने देख लिया कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस जो बनती है ना, ये सिर्फ यहीं से निकल सकती है इसी पाइप के थ्रू, और इस पाइप को हमने इस लिक्विड यानी पानी है जो इस पानी के कंटेनर में रखती है, जिससे इस पानी का कंटेनर में क्या था, पानी में हमने थोड़ा सोप भी डाल दिया था। अब सोप क्यों डाल दिया था, सोप इसलिए डाल दिया था क्योंकि ये ना थोड़ा चिकना चिकना सा हो जाए, थोड़ा सोपी हो जाए। अब इसमें देखा ना, सोप वाले पानी में झाग बनने लगते हैं इजीली, बबल्स बनने लगते हैं इजीली, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अब हमें जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, उसको बबल्स की फॉर्म में कैच करना है। तो यार वही कर दिया हमने, सोप सॉल्यूशन ले लिया, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, फुर वो बबल्स की फॉर्म में ऐसे उड़ने लगी। वो देखे ना बच्चों के टॉयज होते हैं, वो साबुन का पानी होता है, उसमें से वो फूंक मारते हैं तो ऐसे गोल गोल से ऐसे बलून बड़े बड़े वो बबल्स निकलने लगते हैं, वैसे ही इसमें से भी निकलने लगे। अब ये हाइड्रोजन गैस के हैं, ये कैसे चेक होगा यार, हाइड्रोजन ना पॉप करके पॉप करके जलती है, ठीक है। तो इसके पास अगर तुम कैंडल लेके जाओ, लाइटर लेके जाओ, माचिस लेके जाओ, तो ये बबल्स होंगे ना, ये पॉप करके फट जाएंगे। तो अगर पॉप कर रहे हैं तो मतलब ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास अगर तुम अपनी माचिस लेके जाओगे ना, तो वो और तेजी से जलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कंबस्शन को बढ़ाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, कैसे चेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है, तो जैसे ही तुम कार्बन डाइऑक्साइड के पास अपनी माचिस लेके जाओगे वो बुझ जाएगी, समझ गए। तो ये होती है कहानी भाई, जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, यही रिएक्ट करते हैं आसानी से, बाकी तो करते ही नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये भाई नवाब हैं ये आराम से बैठे रहते हैं, कहते हैं अरे लड़ो तुम, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, लड़ो करते रहो अपना जो कर मिले तुम्हें, इनको फर्क नहीं पड़ता, जा कर ले, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो ये रिएक्ट नहीं करते, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो भाई कहाँ डाइल्यूट, कमजोर, छोटे प्राणी, ये महाराज नवाब, ये कहाँ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। द सॉल्ट फॉर्म डिपेंड ऑन द एसिड यूज्ड, भाई एसिड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा सॉल्ट, यानी नमक कौन सा बनेगा। नमक कौन सा वाला है, खाने वाला नमक है क्या सारे नमक क्या नींबू शिकंजी में डाल के पी दो, ऐसा सुनना होता है। कुछ जो हम पीते हैं ना, जो हम खाते हैं नमक, टाटा नमक, वो कौन सा होता है, वो होता है NaCl, यानी सोडियम वाला। कौन सा नमक, NaCl। सारे नमक नहीं खाए जाते मेरे भाई, सिर्फ NaCl खाया जाता है, वो होता है मतलब एडिबल सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट बन रहा है, ये जब मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं ना, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है सॉल्ट, वो केमिकल सॉल्ट है। वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, उसमें जैसे अब तुमने एसिड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर तुम HCl यूज कर रहे हो तो HCl को जब तुम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल क्लोराइड वाला सॉल्ट बनेगा। वहीं पे अगर H2SO4 को, यानी कि तुमने सल्फेट वाला ले लिया, क्या हाइड्रोजन सल्फेट, ये तो है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तो यार अब क्या हो रहा है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो रहा है, ये मेटल का सल्फेट वाला सॉल्ट बनेगा। अब इसमें होता क्या है, मान लो तुम HCl लेते हो, HCl एसिड लेते हो और साथ में एक मेटल लेते हो, तो रिएक्ट कैसे होता है ना, रिएक्शन कैसे होता है, ये HCl ना टूट जाता है, ये टूट जाता है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, और ये मेटल होता है। अब यहाँ पे होता है रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद क्या होता है ना, ये H जो है ना, ये तो भाई हाइड्रोजन गैस बन के फुर्र हो जाता है। बचता कौन है, बचता क्लोरीन है और मेटल है, तो ये मेटल के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है और ये बन जाता है मेरा सॉल्ट।
समझ में आई, या मेटल क्लोराइड। ऐसे ही सल्फेट के साथ भी होता है, ऐसे ही बाकी सबके साथ भी होता है, नाइट्रेट वाइट्रेट के साथ भी होता है। तो ये हो गया भाई मेटल्स के साथ तुम्हारा एसिड का रिएक्शन। समझ में आई, सब नहीं रिएक्ट करते, कुछ करते हैं, और जो करते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। ये हो गया लड़का पक्ष, मेटल और एसिड। अब देखते हैं लड़की पक्ष। लड़की पक्ष यानी कि मेटल और बेस। बेस के साथ मेटल्स का बिहेवियर, या बेस मेटल्स के साथ बेस का बिहेवियर कैसा रहता है। यहां पे भी सेम कहानी है। क्या सब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। ऑल बेसेस डोंट रिएक्ट। जैसे कि एसिड में हो रहा था ना, कुछ लेवल मेंटेन करके रखते हैं, सब नहीं रिएक्ट करने बैठ जाते हैं कूद के, अरे हम करेंगे रिएक्शन, ऐसा नहीं होता। कुछ लेवल मेंटेन होता है, कुछ ही करते हैं, सब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑल बेसिस डोंट रिएक्ट विद मेटल्स, जैसे कि एसिड कर रहे थे वैसे ही। अब एसिड और बेस का चल रहा है अपना लफड़ा, तो भाई एक लेवल मेंटेन करके रखा जाएगा ना। बट सम स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कर लेते हैं भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये कर लेंगे। लेकिन बाकी जो कमजोर वाले हैं ना, वो नहीं करते हैं। ठीक है, कैन रिएक्ट विद सम मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम। अरे जिंक और एल्यूमिनियम से ही रिएक्ट करेंगे सिर्फ, वो भी क्यों? क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम रिएक्टिव है। कह दो गोल्ड से कर लो, नहीं करेंगे क्योंकि गोल्ड रिएक्टिव नहीं है। कह दो कॉपर से कर लो, नहीं करेंगे, कॉपर भी रिएक्टिव नहीं है। समझ में आई? यानी कि मेटल भी रिएक्टिव होना चाहिए और एसिड या बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके घमासान युद्ध होगा, अदरवाइज युद्ध नहीं होगा। जब तुम्हें दिख रहा है कि कमजोर से लड़के फायदा क्या है, कुछ मिलेगा भी है नहीं, जीतने के बाद उल्टी बेइज्जती और होगी, अरे उसको पेल दिए, क्या वो तो वैसे ही पिटा हुआ था। क्यों लड़ोगे? नहीं लड़ोगे ना, अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करोगे? समझ रहे हो? मजबूत से लड़ो तो जीतो, तो आए मजा, समझे? वहीं पे दे फॉर्म टाइप ऑफ सॉल्ट, यार एक टाइप ऑफ सॉल्ट बनाते हैं, दे फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ सॉल्ट एंड गिव हाइड्रोजन गैस, जैसे बिल्कुल एसिड वाले केस में हो रहा था। देख रहे हो, कहते हैं ना जब प्यार होता है ना, आदतें भी एकदम हो जाती हैं सेम सेम, तो वही आदतें सेम सेम हो गई हैं। तो भाई ऐसे एसिड बेस में ऐसा प्यार हुआ है कि भाई जैसा एसिड कर रहा था वैसे ये बेस भी करने लग रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या यार, ये भी सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। ये है मेरा क्या, NaOH, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस बेस के साथ मैंने जिंक यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट करवाया। जब इन दोनों चीज़ों को मैंने रिएक्ट करवाया तो जाके क्या बनेगा, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यार यहाँ से जो H है ना, वो तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल गया। बचा क्या? बचा ये सोडियम, बचा ये ऑक्सीजन, बचा ये जिंक बचा। अब इन सबको मिला के बन जाएगा मेरा सोडियम जिंकेट। क्या बन गया? सोडियम जिंकेट, एक सॉल्ट, एक टाइप का सॉल्ट। क्या ये वही नमक है क्या खाने वाला? नहीं मेरे भाई, नमक नहीं है, ये सोडियम जिंकेट है, इसको नहीं खा सकते, हर नमक खाया नहीं जाता है, ये केमिकल सॉल्ट है। ठीक है, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है। कैसा एक्सपेरिमेंट है देख लेते हैं मेरे भाई। इसमें क्या करा भाई, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया, बिल्कुल सेम सेटअप जैसे पिछली बार था, वही कर लिया। और क्या करा, अरे कहानी वही है, हमें इस बार भी हाइड्रोजन के बबल्स मिलेंगे, हम इस बार भी हाइड्रोजन के बबल्स को पॉप करके बर्स्ट करके पहचानेंगे कि हाइड्रोजन के बबल हैं। तो बस एलिमेंट्स हमने चेंज कर दिए, जिंक तो पहले भी था अभी भी है। पहले यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, अब की बार यहाँ पे NaOH है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक बेस है। ठीक है, सब कुछ सेम होगा, ये भी सोप वाटर है, बर्निंग कैंडल, पॉप करके हाइड्रोजन गैस के बारे में पता लग जाएगा। तो भाई तो ये क्या जानना है तेरे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है तेरे लिए? ये इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स के साथ एसिड बेस लगभग सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और सॉल्ट बना देते हैं। खत्म कहानी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओ भाई, एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स, एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? यार देखो, एसिड देख लिया मेटल्स के साथ, एसिड देख लिया बेस के साथ, ओके। एसिड देख लेंगे मेटल कार्बोनेट्स के साथ पहले, फिर देखेंगे एसिड्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देख लेंगे। चलो तो भाई सबसे पहले मेटल कार्बोनेट्स। अब मेटल कार्बोनेट्स होते क्या हैं? मेटल कार्बोनेट्स जैसे ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये है एक मेटल कार्बोनेट। इसके साथ एसिड को रिएक्ट करवाओगे तो क्या तुम्हें मिलेगा, ये हम जानने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये CO3 जो होता है ना, ये कार्बोनेट ग्रुप होता है। ये जैसे SO4 तो था, SO4 ये क्या होता है? ये होता है सल्फेट ग्रुप। ऐसे ही CO3 ये होता है कार्बोनेट ग्रुप। ठीक है, ये Cl जो होता है ये होता है क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप्स होते हैं। तो ये मेरा है
कार्बोनेट ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बोनेट को मैं HCl से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है गुरु, करा दिया रिएक्ट। ये पूरी एक्टिविटी भी इसी पर्पस से बनी हुई है, तुम्हारे एनसीईआरटी की है। देख लेते हैं इसको। क्या है, एक तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में तुमने भर लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड चाहिए था ना, एसिड भर लिया। अब इसमें तुमने डाल दिया सोडियम कार्बोनेट के ग्रैन्युअल्स। सोडियम कार्बोनेट डालना था, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके ग्रैन्युअल्स तुमने डाल दिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा, कुछ गैस वैस निकलेगी। वो गैस कौन सी निकलेगी पता लगाना है, तो वो सब हमने कर लिया सेटअप। ठीक है, यहाँ पे एक हमने ये फनल डाल दिया, एक हमने ये ट्यूब लगा दिया जिसमें से कोई गैस अगर निकले तो सिर्फ इसी में आ पाए, और इसमें आई ये टेस्ट ट्यूब से हमें चेक करना है कि कौन सी गैस निकली थी। अब रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, Na2CO3 + 2HCl, तो जाके तुम्हारा NaCl बन जाता है, जो कि तुम्हारे खाने वाला सॉल्ट होता है, NaCl खाने वाला सॉल्ट, और साथ में H2O यानी पानी बन जाता है, और साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पे निकलती है CO2। और CO2 को पहचानते कैसे हैं, याद करो पिछला वाला जो लेक्चर था तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें हमने पहचाना देखा था कि CO2 को पहचानते कैसे। CO2 को पहचानने का तरीका होता है कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। लाइम वाटर यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। इसमें अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड डालूं तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है तुम्हारा मिल्की कलर का, वाइट प्रेसिपिटेट होता है ना, वाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में H2O बन जाएगा। तो यार ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाएगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यही पूरा रिएक्शन हम होता है जब हम वाइट वॉशिंग कराते हैं अपने घर की, चूने से पुताई कराते हैं ना अपने वॉल्स की, तो यही पूरा प्रोसेस होता है। वहाँ पे एकदम मार्बल वाली फिनिश आती है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये क्या होता है, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट का यही होता है, CaCO3। ठीक है, तो ये भाई एक रिएक्शन होती है, इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को पहचानते हैं। तो भाई जब मैं अपने एसिड से अपने मेटल कार्बोनेट्स को रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक सॉल्ट मिलेगा, मुझे पानी मिलेगा, और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ठीक है भाई, देखो सॉल्ट क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा मेटल कौन सा है और तुम्हारा एसिड कौन सा है। ठीक है, देखो एसिड का Cl यहाँ आ गया, और ये सॉल्ट का मेटल जो था Na वो यहाँ आ गया। तो टोटली डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा एसिड कौन सा है और तुम्हारा सॉल्ट कौन सा है। बाकी ये जो कार्बोनेट तो रहेगा ही रहेगा, तो कार्बोनेट का CO2 तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, ये H तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, हाइड्रोजन तो रहेगा ही ना, कोई भी एसिड ले लो तो भाई उसका H ये आ गया। तो ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स है, लेकिन सॉल्ट कौन सा बनेगा वो डिपेंड कर रहा है तुम मेटल कार्बोनेट कौन सा ले रहे हो और तुम एसिड कौन सा ले रहे हो। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो तुम ऐसे पहचान लोगे। अगला भाई, अब इसको तुम रिएक्ट करा दो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट, कहीं ये अगर नाम तुम्हें लंबा लगे पढ़ने में या याद करने में तो इसको याद कर लो, मेटल बाइकार्बोनेट। वो कार्बोनेट था, ये बाइकार्बोनेट है। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है, इसीलिए बाइकार्बोनेट बन जाता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। फॉर्मूला इसका होता है, कहाँ गया, ये है NaHCO3। वो क्या था, वो था Na2CO3, उसमें सिर्फ CO3 ग्रुप था यानी कार्बोनेट था, इसमें HCO3 ग्रुप आ गया यानी कि यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट हो गया, ये HCO3 बाइकार्बोनेट वाला ग्रुप है। ठीक है, ये कैसे रिएक्ट करता है, ये अगर किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट तो देगा ही देगा, सॉल्ट तो देगा ही देगा, साथ में पानी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सेम ही रिएक्शन मेरे भाई, सेम ही रिएक्शन है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ भी मिल रही थी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी मिलेगी, लगभग सेम ही रिएक्शन है। ठीक है, सेम सेटअप कर लिया भाई, टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया, वही टेस्ट ट्यूब लगा के चेकिंग कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन डाइऑक्साइड को पहचान लिया। कैसे, वही भाई तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट देगा। समझे कहानी। तो यार ऐसे तुम कार्बन डाइऑक्साइड को जज कर सकते हो। तो देखो मोटा मोटा क्या समझ में आया कि जब मैंने एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करा, पानी बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। जब मैंने अपने एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा, पानी बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, साथ में मेरा सॉल्ट बन गया। बस खत्म कहानी। चले जी, कहानी समझ में आई।
क्लियर, चलो इतना आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, यहां देख लेते हैं एक बार कि यार अब मैंने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से देख लिया। होता है भाई। जब कार्बोनेट मेरा एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होता है। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरा एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होता है। लेकिन क्या जब ये सारी चीजें मेटल कार्बोनेट मेरा बेस से रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होता है? अरे नहीं होता है बुड़वक, नहीं होता है। क्या जब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरा बेस से रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होता है? नहीं होता है बुड़वक, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके लिए तो पीछे जाना पड़ेगा भाई। जो ये कार्बोनेट थे या हाइड्रोजन कार्बोनेट थे ना, इनका खुद का नेचर पहले से बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? जो कार्बोनेट हैं या जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन सब का नेचर बेसिक होता है। यानी ये भी अगर इसमें भी लिटमस डाल के चेक किया जाएगा ना तो ये भी रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दिएंगे। तो इनका नेचर बेसिक होता है। और बेस से रिएक्ट कर जाएगा क्या है? लड़की के साथ मतलब इश्क मुश्क कर लेगी क्या? नहीं होता ना ऐसा, जनरली तो नहीं होता भाई। तो भाई बेसिक नेचर होता है, तो बेस को एसिड ही चाहिए रिएक्ट करने के लिए। यानी कि रिएक्शन होगा जब बेस के साथ एसिड मिलेगा। अगर बेस के साथ बेस मिलेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। वही हो रहा है, वही तो देखने को मिला। जब बेसिक नेचर वाले बेस से ही मिलेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, बेसिक नेचर वाले एसिड से मिलेंगे तब रिएक्शन होगा। यार इतने सारे रिएक्शन हमने देख लिए कि भाई एसिड को इससे रिएक्ट करवा दो, बेस को उससे रिएक्ट करवा दो। आओ आपस में ही इनको भिड़वा के देखते हैं। एसिड और बेस का डायरेक्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या हिंदी में कहें तो उदासीनता प्रक्रिया। क्या उदासीन हो जा रहा है सब कुछ, यानी कि न्यूट्रल हो जा रहा है। भाई एक ले लिया तुमने एसिड तगड़ा सा, एक लिया तुमने बेस तगड़ा सा, दोनों को मिला दिया तो क्या होगा भाई? न्यूट्रल हो जाएंगी चीज़ें। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो लिखा हुआ भी है, पढ़ लो एक बार डेफिनेशन। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म्स ए सॉल्ट एंड वाटर, यही तो बनता आ रहा है अभी तक। तो भाई इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो लिखा भी है क्या बनता है भाई। एसिड ले लिया, बेस ले लिया, मतलब ऐसे ले लिया, और बन जाता है तुम्हारा सॉल्ट, साथ में तुम्हारा पानी यानी कि जल। ठीक है, अब देखो कुछ इस तरह से हमने मिलाया है एसिड को बेस में, एसिड और बेस को मिला के यहाँ पे हमारा नीचे सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है और ऊपर बन जाता है हमारा वाटर, तैरता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई एक रिएक्शन लिखा है तुम्हारा HCl और NaOH। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ तो भाई थोड़ा सा क्लियर से दिखेगा। HCl में मैंने NaOH डाल दिया। HCl क्या है भाई? ये एक एसिड है स्ट्रॉन्ग वाला। NaOH क्या है? ये एक बेस है स्ट्रॉन्ग वाला। दोनों को अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई? HCl का H इधर आ जाएगा और OH ये, इन दोनों को मिला के मेरा बन जाएगा H2O। तो भाई H2O तो मैंने सबसे पहले बना ही लिया। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद मेरे पास Cl बचा है और मेरे पास Na बचा है। तो यार एसिड डिसाइड करता है कि मेरा सॉल्ट का फैमिली क्या होगी। तो एसिड ने डिसाइड कर लिया, फैमिली होगी क्लोराइड वाली, यानी कि NaCl। ये मेरा रिएक्शन होगा भाई, सिंपल सा। समझ में आई कहानी? अगला देख लेते हैं भाई, अगले में दिया है, अगर मैंने HCl के साथ अब की बार मैंने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये मेरा एसिड है HCl और MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। इन दोनों को जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा, देखो पानी तो बनेगा ही बनेगा, तो पानी क्यों ना मैं पहले ही लिख लूँ H2O, और साथ में एक बनेगा सॉल्ट। कौन सी फैमिली का? क्लोराइड फैमिली का। और उसका मेटल कौन सा होगा? Mg। तो ये हो जाएगा भाई सॉल्ट मेरा MgCl2। ये मेरा सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आई कहानी? ये होता है भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं आपस में। अब देखते हैं कि भाई मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। एक बार थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो यार एसिड के साथ एसिड क्या रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। बेस के साथ क्या बेस रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस हमेशा एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। इसीलिए जब मैं मेटालिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करवा रहा हूं तो रिएक्शन तो हो रहा है। तो भाई एक तो मेरा एसिड है ही, तो ये दूसरे का नेचर कैसा होगा? तुम ही बताओ कैसा होगा नेचर? इसका नेचर खुद ही बेसिक होगा भाई, इसका नेचर भी बेसिक होगा। लिखा भी है मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ना, उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। इसी वजह से तो वो एसिड से रिएक्ट कर पा रहे हैं। और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? एक बेसिक नेचर वाला और एक एसिड तुमने ले लिया तो वही होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या? पानी बन जाएगा
और सॉल्ट बन जाएगा। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। देखो मेटल ऑक्साइड तुमने ले लिया जिसका नेचर पहले से बेसिक है, और एक एसिड ले लिया जिसका नेचर तो एसिड है ही, वो दोनों मिला के सॉल्ट बन गया और साथ में बन गया जल, जो कि होता है पानी। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है भाई, वही जो हमने पिछली बार किया वही कर लेते हैं। देखो H2SO4 एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। MgO क्या है? मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर क्या है? बेसिक। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो जल बनेगा, तो जल हमने लिख दिया, और साथ में क्या बनेगा? देखो सल्फेट फैमिली का सॉल्ट बनेगा, क्योंकि जो एसिड है ना वो सल्फेट फैमिली का है, इसलिए सल्फेट फैमिली का ही सॉल्ट बनेगा। तो ये बन जाएगा MgSO4। MgSO4 तुम्हारा सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड है ये, तो भाई ये भी एक मेटल ऑक्साइड है और इसका नेचर भी कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक एसिड है, एसिड बेस मिलाओगे सॉल्ट बन जाएगा। सबसे पहले तो तुम्हारा पानी बनेगा, H2O जल, उसके बाद एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सी फैमिली का? भाई क्लोराइड फैमिली का, क्योंकि क्लोराइड फैमिली का तुम्हारा एसिड है, तो क्लोराइड वाला कॉपर के साथ, तो ये बन जाएगा CuCl2, ये तुम्हारा यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आई कहानी? भाई सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना है, सब जगह वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब देख लेते हैं भाई रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ। अब यार देखो सिंपल सी, बेस से बेस तो रिएक्ट करेगा नहीं, बेस से रिएक्ट कौन करेगा? जो एसिड होगा या एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर यानी कि ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है एसिडिक। देखो लिखा भी है, इन सब का नेचर होता है एसिडिक। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? सल्फर तुम्हारा, नाइट्रोजन तुम्हारा, कार्बन तुम्हारा, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, तो उनके ऑक्साइड्स को हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे तुम्हारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर एसिडिक होता है। अब आओ रिएक्शन देखते हैं। भाई मेटेलिक ऑक्साइड जो कि तुम्हारा एसिड की नेचर के होते हैं, और बेस को तुमने जब मिला दिया तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। और वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? पानी बनेगा यानी कि जल, और साथ में बन जाएगा एक सॉल्ट, जो कि अभी तक बनता आ रहा था। कौन सी नई चीज है? कोई नई चीज है क्या? जो पहले पढ़ा उसी का इस्तेमाल। अब यार देखो दो चीजें दी हुई हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट से कि भाई ये रिएक्शन कैसे होगा। इसको ना यहां लिख लेते हैं, तो भाई अच्छे से दिखाई भी देगा और अच्छे से लिख भी पाएंगे। अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम NaOH में मिलाते हैं, अच्छा अभी हम रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बेसिक बना दे रहे हैं कि भाई बनता क्या है। ठीक है, बैलेंसिंग तो तुम लोग गुरु हो, कर लोगे बैलेंसिंग, है ना? विश्वास है तुम लोगों पे मुझे। तो भाई देखो सबसे पहले ये है तुम्हारा एसिड, ये है तुम्हारा एसिडिक नेचर का, ये है तुम्हारा बेसिक नेचर का, तो एक जल तो बनना तय है, यानी H2O तो बनना तय है। और H2O के साथ और क्या बनेगा भाई? एक सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट कैसे होगा भाई? ये OH तुम उड़ा दो, यहां से एक O उड़ा दो, ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ बन जाएगा सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। याद करो हमने मेटल कार्बोनेट्स में सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन लिखा था, तो वही वाला बन गया ये। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे ही एक और रिएक्शन लिखी है, वो भी लिख लेते हैं। क्या लिखा है भाई? अब की बार मैंने सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया और साथ में NaOH ले लिया। इन दोनों को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो मेरा क्या बनेगा भाई? एक का नेचर एसिडिक है, एक का नेचर बेसिक है, सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना है, ये तो तय है। तो भाई जल तो पहले ही लिख दो, जल तो लिख दो। उसके अलावा क्या बनेगा भाई? कार्बन की जगह सल्फर आ गया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है बन रहा था, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? Na2SO3, सोडियम सल्फेट। अगर मैं यहीं पे ये जो है ना, ये SO2 इसको एक्सेस में कर दूं, यानी कि भर के SO2 दे दूं, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। और जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि अगर एक्सेस में सल्फर डाइऑक्साइड है तो बनेगा सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO3, और साथ में पानी। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं भर के कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं ना, तो ये रिएक्शन भी कुछ चेंज हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में H2O। समझ में आई कहानी? ये कहानी है भाई जब मैं रिएक्ट करवा रहा हूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को बेस के साथ। समझ में आया? सॉर्टेड, सिंपल है, दोनों चीजें बनती हैं। एक डिपेंड करता है कि भाई कितना कंटेंट है तुम्हारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ऊपर वाला रिएक्शन ज्यादा है तो नीचे वाला, SO2 कम है तो ऊपर वाला ज्यादा है तो नीचे वाला। समझ में आई? चलो जी,
अब देखते हैं कि एसिड को अगर पानी में डाले तब क्या होगा। सबके साथ मिला लिया, सबके साथ मिला लिया, बेस के साथ मिला लिया, इस ऑक्साइड के साथ, उस कार्बोनेट के साथ, सबके साथ कर लिया। अब पानी में तो डाल के देखें, जल जो बन रहा था अगर उस जल में ही मैं इसको एसिड को मिला दूं तब क्या होगा। तो यार इसमें कुछ चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो याद करो, मैंने एसिड के तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक बताते हुए ही एक चीज़ बोली थी कि जैसे ही इसको पानी में डालोगे ना, एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे इसका, इसके आयंस फूटने लगेंगे, ऐसे अंदर के कीड़े निकलने लगेंगे एसिड के, वही आयंस इसके कीड़े हैं, तो वो निकल निकल के भागेंगे। और वो कीड़े कौन से होते हैं? वो होते हैं H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस अगर मान लो HCl ही है, ये वाला एसिड कौन है, ये अगर HCl ही है तो इसमें ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा? H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब भर भर के H पॉजिटिव आयंस इसमें आ जाएंगे। समझ में आई कहानी? अब यही रिएक्शन है भाई, सिंपल सी। अभी H पॉजिटिव आयन है, ये हमारे जल के साथ H2O के साथ रिएक्ट करेगा। देखो H पॉजिटिव आयन होता ना, ये अकेले नहीं रह पाता यार, इसको अकेले अच्छा नहीं लगता। इसका ना थोड़ा सोशलाइजिंग वाला नेचर है, इसको ना अकेले मज़ा नहीं आता, इसको चाहिए अटेंशन। ये है अटेंशन सीकर। अटेंशन किसकी लेगा? आसपास कोई है ही नहीं, आसपास तो सिर्फ जल है, जल यानी H2O है। तो H2O के साथ H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और एक नई प्रकार की चीज़ बना लेगा, इसको कहते हैं H3O पॉजिटिव। यानी कि इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो भाई H पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकता, इसलिए H2 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारा एसिड हम पानी में मिलाएंगे। तो अगर तुम कहो सर हमें तो H पॉजिटिव नहीं मिल रहा, हमें तो H3O पॉजिटिव मिल रहा है, तो भाई है वो सेम ही चीज़, बस उसने आगे अपना गठबंधन कर लिया है, पहले से वो सेटिंग लगा के बैठा है। समझ रहे हो? सोच समझ के बैठा है वो पहले से ही। तो भाई यही लिखा है कि यार H पॉजिटिव आयन जो है वो अलग हो जाता है, एनायन कैटायन बिछड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसे डाल रहे हो, जैसे कि तुमने ये जैसे लिखा है ना, H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव HCl में से मिल जाएगा, NO3 नेगेटिव HNO3 में से मिल जाएगा। HNO3 क्या? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। SO2 का होल 4, SO2 नेगेटिव जो है वो H2SO4 में से मिल जाएगा, फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना सब लिखा है, ठीक है। ये एसिडिक एसिड के बारे में लिखा है। सिंस कैटायन अकेला नहीं रह सकता, इसलिए हाइड्रोनियम आयन बना देगा। यही कहानी हमने इसमें समझ ली। चलो जी आगे बढ़ो। बेस को डालो पानी में तब क्या होगा? अरे यार लड़के को डाल दिया, लड़की बेचारी क्या करेगी अकेले? उसने समाधि ले ली तो वो भी तो समाधि लेगी ना। समझो, प्यार का रिश्ता है बाबू भैया। तो भाई बेस इन वाटर जब हम डालेंगे तो क्या होगा? बेस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। व्हेन बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट रिलीजेस। भाई इसके भी तो कीड़े निकल निकल के भागेंगे। लड़के के कीड़े अकेले नहीं थे, लड़की के भी कीड़े हैं, तो वो भी निकल निकल के भागेंगे और वो निकल निकल के क्या बनाएंगे? वो भी अपने आयंस को छोड़ेंगे। और उसके आयंस कौन से हैं? बेस के कौन से आयंस होते हैं? बेस के आयंस होते हैं OH माइनस आयन। कौन सा? OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब ये निकल निकल के भागेगा। जब बेस को तुमने वाटर में डाल दिया तो भाई प्रोड्यूस करेगा OH माइनस आयंस। यानी इस आयन को क्या कहते हैं? इस आयन का नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। जो तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर रहे हो, वो इसी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से कर रहे हो। तो ये OH आयन निकल निकल के भागेगा जब हम बेस को पानी में मिला देंगे। अब देखो NaOH है, इसमें हमने H2O डाल दिया, यानी कि बेस को हमने पानी में मिला दिया। तब क्या होगा? तब भाई कुछ नहीं होगा, एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसा होगा? जिसमें कि बेस में से कौन सा आयन निकल के भागता है? OH माइनस आयन। तो यहाँ पे भी OH माइनस आयन निकल के भागेगा। तो ये हो जाएगा OH माइनस आयन निकल के भागा। और बचेगा क्या? बचेगा तेरा Na पॉजिटिव। बस एनायन कैटायन अलग अलग, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एनायन कैटायन बिखर गए, ठीक है। ऐसे ही तरह यहाँ पे भी होगा। KOH है, इसको पानी में मिला दिया, जैसे ये एक्वस बनाया, इसने अपना OH नेगेटिव तो इधर फेंका और बचा क्या? K पॉजिटिव, यानी एनायन कैटायन अलग अलग। समझ गए भाई? यही होता है जब तेरा बेस जाता है पानी में। अच्छा ओके सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अल्कली या अल्काली जो भी बोलो एक ही बात है, मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, अल्काली या अल्कली, ठीक है। अभी अल्कली या अल्काली होता क्या है? ये क्या होता है? काली नहीं होता है, काला रंग का नहीं होता है, नाम है इसका अल्काली। कैसे यार? जब किसी बेस को ना आप पानी में भिगोते हो, इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, या फिर ऐसे कह लो एक एक्वस सॉल्यूशन जिसका नेचर बेसिक होता है, उसको मैं अल्काली कहता हूँ या अल्कली कहता हूँ, ठीक है। अ बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। एक ऐसा बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है या हो पाता है, उसी को मैं अल्कली कहता हूँ। याद रखना डेफिनेशन, अ बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज
अल्कली, खत्म कहानी। तो इसीलिए NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सब पानी में मिल जाते हैं, सब अपने अपने आयंस में एनायन कैटायन को तोड़ लेते हैं और इसीलिए इन सभी को अल्काली या अल्कालीज कहते हैं। ठीक है यार, तुम अगर वो पढ़ोगे ना क्या पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल ना कुछ इस तरह से है। किस तरह से है देखो बताता हूँ तुम्हें। पीरियोडिक टेबल ना कुछ इस तरह से बनी हुई है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे है, फिर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेगा पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब इनको मैं कहता हूं अल्कली मेटल, इनके नाम होते हैं ये अल्कली, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी तुम्हारे काम का नहीं है लेकिन थोड़ा ज्ञान ले लो यार, है ना, आगे काम आएगा। ठीक है, इनको मैं पी ब्लॉक मेटल ऐसे करके होता है। तो अल्कली मेटल यानी यहाँ पे जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब अल्कली होते हैं, यानी कि वो सारे ही मेटल्स तुम्हारे बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। समझ रहे हो, जैसे हमें अल्कली देखा था, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ऐसे कहानी चलती रहती है। तो पॉइंट ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उसका बहुत सारा यूसेज है आने वाले टाइम में। तो भाई याद रखना पड़ेगा हमको चीज़ें। ठीक है, तो भाई ये होती है अल्कली की कहानी। अब ये तो हमें पता ही है, बेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या भाई, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। देखो हो रहा है, ये तुम्हारे पे रेड रंग की पट्टी थी लिटमस की, रेड रंग की लिटमस की पट्टी थी, इसको देखो ये लिटमस की पट्टी थी रेड रंग की, इसको ब्लू कलर में चेंज कर दिया भाई हमारे बेस ने। यही तो कैरेक्टरिस्टिक है, हल्के में ले रहे हो क्या है? आओ फटाफट से देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे देख तो लिया, दोबारा कैसे आ गया है? अरे समझो, सब्र करो, देखो अच्छे से देखो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने सिंपल देखा था, एक एसिड को जोड़ेंगे, एक बेस को जोड़ेंगे, सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा। थोड़ा सा ना उनके आयंस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कैसे। या देखो हमारे पास एक एसिड है, एसिड के पास H पॉजिटिव आयन होता है। H पॉजिटिव आयन जब पानी से मिल जाता है तो वो बन जाता है H3O पॉजिटिव, जो कि ये है। और इसमें अगर हम बेस डाल देते हैं तो क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में तो मिलाएंगे। अरे एसिड कोई पाउडर थोड़ा ना होता है ना, बेस कोई पाउडर, बेस तो खैर पाउडर हो सकता है, एसिड कोई पाउडर नहीं हो सकता। तो जब इनको मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन फॉर्म में तो मिलाएंगे। अब जब सॉल्यूशन फॉर्म में जैसे ही गया वैसे ही उसके आयंस टूट गए तो ये हो गया H3O पॉजिटिव आ गया, इधर से OH नेगेटिव आ गया, हो गई भाई, हो गया। तो ये OH नेगेटिव यहां मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। अब देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 तुम्हारे हाइड्रोजन हो गए, 2 नहीं है भाई 4, बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ रहा हूं, देख रहे हो। और तुम्हारे 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये क्या बन गया, ये भाई ये बन गया तुम्हारा 2H2O। देखो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2। तो भाई ये पानी के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे ही एसिड बेस मिलाओगे तो पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसीलिए तो पानी निकलता है। हमने देखा था ना न्यूट्रलाइजेशन में पानी बनता है, तो वो इसी तरह से बनता है। ठीक है, समझ में आई कहानी, क्लियर है ना? तो ये भाई ये कहानी होती है। अब देखो इस तरह से देख लो, ये HX है। HX क्या है? HX एक एसिड है जिसमें H पॉजिटिव ये है और ये X नेगेटिव है। मान लो HCl, तो Cl वाला X है यहाँ पे। ठीक है, ये MaOH है, MOH ये क्या है? ये एक बेस है इसमें OH नेगेटिव आयन ये है, और M क्या है? मेटल, चाहे तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, कुछ भी हो सकता है, M मतलब मेटल। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है MX, यानी ये OH हट जाता है और ये H हट जाता है, ये दोनों मिलकर बनाते थे पानी। और बचा हुआ कौन? बचा हुआ तुम्हारा X और बचा हुआ तुम्हारा M, ये दोनों मिलकर बना देते हैं एक सॉल्ट। समझ में आई कहानी? ये दोनों मिलकर बना देते हैं एक सॉल्ट, कहानी खत्म भाई, सॉर्टेड। इस तरह से तुम्हारे रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। देखो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है नीचे भी। अब यार ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका काम कहाँ है? क्या बस केमिस्ट्री में है, या इसका कोई फिजिकल एप्लीकेशन भी है जो हम अपने आसपास देखते हैं? अरे भाई बहुत हैं। कैसे यार? तुम्हें कभी ऐसा हुआ है, तुम्हारे कभी अंकल आंटी कुछ हो, या कभी तुम्हारे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, या किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई हो? ऐड तो देखते हो ना, इनो 6 मिनट में काम तमाम, नहीं 60 सेकंड, हाँ 60 सेकंड में काम तमाम, वही वाला। तो भाई 6 रुपए का इनो लो, 60 सेकंड में काम तमाम। काम तमाम हो किसका रहा है मेरे भाई? एसिडिटी कहते किसे हैं यार? तुम्हारे पेट में ना एक खुद से एसिड बनता है। अगर तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है ना बायोलॉजी में, तो यार तुम्हारे पेट में, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे हम लोग, पेट में ना HCl बनता है खुद से। ठीक है, कुछ होता है स्टमक में, ग्लैंड्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन HCl तुम्हारे पेट में खुद बनता है। देख रहे हो, तुम्हारा पेट खुद ब खुद एसिड की फैक्ट्री है, खुद ब खुद एसिड की फैक्ट्री। हमारा नेचर यार खुद में खुद एसिडिक है, एसिडिक नेचर है हमारा। तो भाई पेट में खुद ब खुद एसिड बनता है। जब ये एसिड ज़्यादा बनने लगता है,
जब ये एसिड क्यों बनता है, क्यों यार, खाना पचाने के लिए, ठीक है, खाना ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन जब ये एसिड अपनी लिमिट से ज़्यादा बनने लगता है या फिर यूटिलाइज नहीं हो पाता है, रह जाता है पेट में, तो वो क्या करता है ना, वो जलन यानी कि एक एसिडिक मतलब अजीब सा एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग देने लगता है, जिसको जो एक एज पे जाके होने लगती है, तो उसको कहते हैं एसिडिटी। तुमने सुना होगा बहुत बार लोगों को कि भाई एसिडिटी हो रही है यार, कल ये खा लिया था, छोले भटूरे खा लिए, 8 छोले भटूरे खा लिए सुबह, 8 प्लेट, अब एसिडिटी हो रही है। भाई होगी, 8 प्लेट खाया भुगतो। तो भाई इस एसिडिटी को शांत कैसे करते हैं यार, सिंपल केमिस्ट्री, एसिड है, बेस डाल दो, सॉल्ट बन जाएगा और पानी बन जाएगा, काम सॉर्टेड। तो वही किया जाता है। जो तुम इनो पीते हो ना, तुम नहीं पीते होगे या कोई भी पीता होगा इनो, ये इनो क्या होता है, या कोई एंटा एसिड, इनो तो एक एंटा एसिड का नाम है, ठीक है, इनो क्या है, एक एंटा एसिड का ब्रांड है, नाम है, ठीक है। तो कोई भी एंटा एसिड होता है ना, वो एक बेस होता है। तो जैसे ही तुम उस बेस को गटकते हो, वो बेस जाके तुम्हारे पेट के HCl के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है एक न्यूट्रल सा सॉल्ट और साथ में पानी, जो कि तुम्हारी एसिडिटी शांत कर देता है। तुम आराम से चैन की नींद खर्राटे मार के सो जाते हो। तो भाई ये सिचुएशन होती है, ठीक है भाई, ठीक है। ये देखो लिखा है, इंडाइजेशन जब होता है यानी कि वही एंटा एसिड बना लेते हैं, एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, वही सब हो जाता है, ठीक है। समझ गए इनो की कहानी। एंट बाइट, भाई जो जो कभी तुमने देखा है, तुम्हें चींटी ने काटा हो, चींटी ने काटा हो तो एकदम से कितनी ज़ोर से वो दतोरा सा पड़ जाता है, दाना सा हो जाता है ना, और खुजली सी मचने लगती है, अजीब सा एकदम से लगता है, दर्द सा होता है। तो वो एंट बाइट क्या होती है, वो एंट बाइट में भी एसिड होता है, एक एसिड होता है। उस एंट बाइट या बी स्टिंग, अच्छा बी स्टिंग कभी मधुमक्खी ने काटा तुम्हें, हैं, कभी मधुमक्खी ने काटा वाटा हो तो उसकी मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, उसमें भी एसिड ही होता है, उसमें भी एक टाइप का एसिड ही होता है, उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कभी सुना होगा तुमने, पुराने मेरे नाना वाना लोग थे, तो वो क्या करते थे, जैसे ही अभी कोई मधुमक्खी ने काट लिया या किसी ने ऐसा कुछ काट लिया ना, तो उस पर चूना लगा देते थे, चूना आता था पहले, वो चूना लगा देते थे। और वो चूने का नेचर, भले ही उन्हें एसिड बेस की केमिस्ट्री नहीं पता हो, लेकिन उन्हें पता था कि ये लगाने से इसको इसमें आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मधुमक्खी ने काटा है उसका डंक का जो नेचर है वो एसिडिक है, जो ये चूना लगा रहे हैं उसका नेचर बेसिक है। दोनों को जब मिला देंगे ना तो भाई न्यूट्रलाइज हो जाएगा मामला, यानी कि सॉर्टेड कहानी। तो भाई देख रहे हो, केमिस्ट्री भले ही केमिस्ट्री के रूप में ना पता हो, लेकिन होम रेमेडीज के रूप में सबको पता है, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट इन एग्रीकल्चर, अब यार अगर तुम्हारे आसपास कोई खेत वेत, मतलब गाँव वाँव हो तुम्हारा कोई, या तुम्हारे आसपास कहीं गाँव वाँव का एरिया हो, वहाँ खेत वेत हो, तो आजकल क्या हो गया ना, पहले तो लोगों को नहीं पता था, ज्ञान नहीं था, आजकल लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। तो सबसे पहले अगर तुम कोई खेती या किसानी करने जाते हो, कुछ भी अपनी फसल या क्रॉपिंग करने जाते हो ना, तो तुम्हें अपनी सॉइल की टेस्टिंग करनी होती है सबसे पहला काम। क्योंकि यार पूरा प्रोसेस कर दोगे, सोइंग और ये सब कर दोगे, पता चला बाद में हार्वेस्ट निकली ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने पहले चेक ही नहीं करा सॉइल के बारे में कि सॉइल का नेचर कैसा है। सबसे पहले सॉइल की टेस्टिंग की जाती है। सॉइल की टेस्टिंग से पता लगता है कि सॉइल का नेचर कैसा है, ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है, एसिडिक होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा बेसिक तो नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। यार नेचर उसका ना न्यूट्रल रहना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इतने फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं आजकल, यार देख रहे हो कोई भी चीज़ तो प्योर नहीं आ रही है, इतने फर्टिलाइजर्स, इतने पेस्टिसाइड्स ये डाल रहे हैं, इसकी वजह से सॉइल का जो नेचर हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। अब इसको सॉर्ट करना है, इसको सही करना है, इसको न्यूट्रल करना है। कैसे करेंगे भाई? जगह जगह बेस तो छिड़केंगे नहीं, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, और एक रेमेडी की तरह से कह लो, या फिर थोड़ा गांव में इस्तेमाल करते हैं जिप्सम। जिप्सम एक मटेरियल होता है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। जिप्सम डालते हैं जिससे सॉइल की एसिडिटी ना मैनेज हो जाती है। भाई वो ये बेसिक नेचर का ही होता है जिप्सम। तो इससे क्या होता है ना, सॉइल की एसिडिटी मैनेज हो जाती है, थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ को सॉइल का नेचर हो जाता है, और हमारी फसल के लिए अच्छा रहता है। तो देख रहे हो गांव वालों को तक को केमिस्ट्री पता है, तुम्हें पढ़ना नहीं है केमिस्ट्री, तुम्हें बोरिंग लग रही है केमिस्ट्री। भाई बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं केमिस्ट्री के घर घर में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, भाई जो पानी का ट्रीटमेंट होता है ना, आज तुमने आरओ वाटर सिस्टम सुना है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। उसमें एक फिल्टर होता है जिसका काम ही ये होता है कि पानी का जो पीएच है उसको मेंटेन। अभी पीएच क्या है, अरे देखेंगे, लेकिन उसका मतलब नेचर मेंटेन करना कि भाई ना ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा बेसिक हो, न्यूट्रल के आसपास रहे। एसिडिक पानी पीने से ना, एक तो पेट में वैसे ही एसिड बन रहा है, ऊपर से तुम एसिडिक पानी पी लो तो एसिड की फैक्ट्री बन जाओगे तुम तो, बिल्कुल हैं, बिल्कुल एकदम लहू लुहान, ऐसे मुंह खोलोगे ऐसे टपकेगा तुम्हारे मुंह से। वो नहीं चाहिए ना हमें, सब खराब हो जाएगा हमारा सिस्टम। तो भाई हमें पानी चाहिए इस तरह का, या तो न्यूट्रल हो या थोड़ा सा हल्का सा बेसिक नेचर का हो, ठीक है। तो वो फिल्टर का काम ही ये होता है कि भाई पानी को बेसिक बनाए। तो यार ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इन सब में भी काम आता है हमारा
ये जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इन सब का। ठीक है भाई, समझ में आई कहानी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन थे किसके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। अब यार देखो रिएक्शन तो हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन थोड़ी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है ना कि हमने देख लिया कि एसिड को हमने पानी में डाल दिया, एसिड को हमने इसमें डाल दिया, एसिड को हमने उसमें डाल दिया। इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है इसमें। क्योंकि अगर तुमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया और उसमें अगर तुमने पानी डालने की कोशिश करी ना, तो भाई फट जाते हैं टेस्ट ट्यूब, आग वाग लग जाती है और सब कपड़े उपड़े जल जाते हैं, हाथ वाथ जलने के भी चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। देखो लिखा है, मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस विथ वाटर कैन रिलीज अ लॉट ऑफ हीट। इतनी हीट सबकी आग ठंडी हो जाएगी बेटा फिर। ठीक है, इफ वाटर इज एडेड सडनली इनटू एसिड, हीट जनरेटेड कैन बी वेरी डेंजरस एंड स्प्लैश इवन बॉयल कॉजिंग बर्न्स एंड इंजरीज। भाई कई बार तो टेस्ट ट्यूब जो होते हैं ना, इसमें ये पहले से एसिड होता है, इसमें पानी तुम डाल रहे हो, ऐसे तुमने पट्टे करके डाल दिया, भाई ऐसे उछल जाता है, बॉयल कर जाता है पानी, टेस्ट ट्यूब टूट जाते हैं, छटक जाते हैं अगर ऐसे पानी डालते हैं। तो इसीलिए बूंद बूंद, एकदम बूंद बूंद नहीं डालते हैं, मतलब एक धार बना के ऐसे डालने की कोशिश करते हैं, और बहुत कम कम डालने की, साइड से टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करके साइड से डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सुपरविजन के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम है ये। मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये तो हो गया भाई सेफ्टी वाली बात। एक चीज़ और तुम याद करो, मैं तुम्हें एक टर्म बताया था, क्या बताया था? डाइल्यूट एसिड्स, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स। तो ये डाइल्यूट एसिड्स होते क्या हैं? मैंने तो उस समय बोला भी था कि अगर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जिसमें उंगली डालते हैं ये हड्डी गायब, ठीक है, इतना पावरफुल, उसमें मैं अगर पानी मिला रहा हूँ, जैसे दूध होता है ना, दूध में पानी मिला रहे हैं, एक टाइम का पानी रह जाता है, दूध तो रहता ही नहीं, नाम रहता है दूध का, बस वाइट कलर रह जाता है। तो वही इसके साथ भी हो रहा है। जितना ज़्यादा मैं इसमें पानी मिला रहा हूँ ना, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, तो उसका क्या हो रहा है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, यानी कि वो डाइल्यूट होता जा रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अभी कमज़ोर है या मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन? आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर मैं बात कर रहा हूं एसिड की, तो एसिड में कौन सा आयन होता है मेरे भाई? एसिड में अभी हमने देखा कि होता है H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रहा है मेरे एसिड में, तो मतलब मेरा एसिड कमजोर हो रहा है, यानी डाइल्यूट हो रहा है। देखो लिखा है H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव या H3O एक ही बात है ना, एक ही बात है। H3O आयन, इसको H3 चाहे तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, H3O आयन एक ही बात है, क्योंकि रिएक्ट करके पानी के साथ वो H3O बना देता है। या फिर OH, अगर मेरा बेस है तो OH नेगेटिव आयन। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेस की, तो OH नेगेटिव आयन की बात हो रही है। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, यानी कि मेरा एसिड या बेस कमजोर हो रहा है, सिंपल सी बात है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ द एसिड। सो द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। भाई एसिड में डाला तो एसिड डाइल्यूट हो गया, बेस में डाला तो बेस डाइल्यूट होगा। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? डाइल्यूशन किसे कहते हैं भाई? पानी मिलाते जाओ, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, और साथ ही साथ हमारा जो एसिड या बेस है उसका डाइल्यूशन होता जाएगा। समझ में आई? सॉलिड भाई। चलो जी, अब देखते हैं पीएच स्केल। अभी मैंने पीएच बोला आपके में बीच में, पल्ले नहीं पड़ा भले तुम्हारे, लेकिन अब तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा। पीएच का काम क्या होता है? पीएच एक स्केल है। पीएच एक स्केल है जिसका फुल फॉर्म अगर मैं लिखूँ ना, तो होती है पोटेंस इन, मतलब पी का मतलब पोटेंस होता है, और इसका अगर मैं ये जर्मन में अगर मैं सादा भाषा में बताऊं तो इसको एक तरह से लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा इसमें, ठीक है, उतना ज़्यादा पीएच होगा। अभी पीएच होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ो। अ स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल और हैज़ बीन डेवलप्ड। पीएच स्केल कहते हैं इसको, और ये बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक स्केल है नॉर्मल सा, जैसे दिख रहा है तुम्हें, लाल पीला हरा गुलाबी। अब ये स्केल 0 से लेकर 14 तक बनाया गया है, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक। अब इसमें 0 से लेकर 7 तक जब हम जाते हैं, 0 से लेकर 7 तक जब हम जाते हैं ना, इतना रीजन, इस रीजन को मैं कहता हूं एसिडिक नेचर, एसिड्स। और 7 से जैसे ही मैं 14 की तरफ जाता हूं, इसको मैं कहता हूं बेस। बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ जाऊं, बिल्कुल इस कोने पे 0 के आसपास आ जाऊं, तो बहुत भयंकर एसिडिक मामला है, भयंकर एसिडिक। बिल्कुल ऐसा धुआं उड़ रहा है, ऐसे ना, देखा होगा तुमने मूवीज में कि एकदम एसिड्स हैं, उसमें से धुआं उड़ रहा है एकदम तगड़ा वाला, कि भाई गलती से अगर चप्पल गिरी ना तो दिखेगी नहीं कहाँ चली गई, पिघल जाएगी चप्पल, गायब हो जाएगी, ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगी। वही कहानी।
तो ये इधर वो वाला है। जैसे जैसे धीरे धीरे मैं इधर जाता जाऊंगा, देखो ना रेड कलर कम होता जा रहा है, ग्रीन होता जा रहा है ना। जैसे जैसे मैं इधर जाता जाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हमारा डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा एक तरीके से ये कह लो, या एसिड हमारा वीक होता जाएगा। 7 पे जैसे ही मैं आऊँगा ना, यहाँ पे मेरा प्योर वाटर यानी कि जो सादा पानी हम पीते हैं, जो सादा पानी, मीठा पानी, नदियों का पानी मीठा पानी कहते हैं ना, उसका पीएच लगभग 7 के आसपास, 7.4 लिखा है यहाँ पे, लगभग 7 मतलब एकदम आइडियली न्यूट्रल। और जैसे ही मैं 7 से ऊपर बढ़ने लगता हूँ, 7 से ऊपर बढ़ने लगता हूँ, धीरे धीरे बेसिक नेचर बढ़ने लगता है। 7 से ऊपर बेसिक नेचर बढ़ने लगता है, 8 थोड़ा बेसिक, 9 और बेसिक, 10 और बेसिक, 14 भयंकर बेसिक, भयंकर बेसिक। समझ रहे हो? NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका पीएच लगभग 14 यानी भयंकर बेसिक होता है। अब ये क्या है? ये भाई हाइड्रोजन आयन। इस साइड को जब हम जाएंगे जीरो की साइड को ना, तो यानी कि यहाँ पे भयंकर हाइड्रोजन आयन है, भयंकर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। उधर को जैसे ही मैं 7 पे आऊँगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लगभग नहीं है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इसलिए हमारा पानी न्यूट्रल है, नॉर्मल। ठीक है, उधर को जाऊँगा, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भयंकर बढ़ रही है, OH नेगेटिव आयंस की। तो भाई ये स्केल क्या होता है, ये मुझे बताता है कि अगर मेरे पास मान लो ये नॉर्मली क्या होता है, पीएच पेपर होता है तुम्हारे पास जो कि सादा कलर का होता है, उसको तुम अगर किसी सॉल्यूशन में डालो, उसका कुछ कलर आएगा, वो कलर को तुम इस स्केल से मैच करो कि भाई हरा है, ब्लू है या फिर रेड है, जिस भी स्केल में ये मैच कर जाएगा, मतलब उतना उसका पीएच है। अगर वो मैच कर रहा है इससे मैच कर रहा है 4th वाले से, तो मतलब उसका पीएच 4 या 4 के आसपास है। समझ में आई? वो पीएच पेपर को तुम मैच करो। आजकल डिजिटल पीएच मीटर्स आते हैं, डिजिटल मीटर्स होते हैं, सिंपल सा इतना बड़ा पेन की तरह होता है, एक इस तरह से कुछ इस तरह से होता है पीएच मीटर। ठीक है, इसमें तुम जैसे ही इस मीटर को, यहाँ पे एक डिस्प्ले होती है इसमें, इस मीटर को यहाँ पे कुछ रॉड्स लगे होते हैं, इसका कैप निकालो, इसको पानी में डुबो, पानी के कंटेनर में डुबो, और यहाँ पे इसका पीएच यहाँ पे दिखने लगता है डिजिटली। ठीक है, तो भाई ये होती है कहानी। समझ में आई कहानी? चलो जी, ये होता है भाई पीएच का सिस्टम। तो यार पीएच के बारे में हमने देख लिया, अब फटाफट से पीएच की रियल लाइफ एप्लीकेशंस थोड़ी सी देख लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यार पीएच ना बहुत जगह काम आता है, कि बताएगा ना कि यार कौन सा एसिडिक है कौन बेसिक है। तो यार पीएच प्लांट्स में, क्या प्लांट्स और एनिमल्स का पीएच सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम भी एक एनिमल की प्रजाति तो हैं और हम पीएच से सेंसिटिव हैं। हम क्या होगा, हम एसिडिक पानी बिल्कुल नहीं पी सकते, साफ पेट में गड़बड़ हो जाएगी हमारे। यार हमारे पेट में तो पहले से ही एसिड बन रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, ज़्यादा एसिड बन जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहीं पे पीएच ऑफ रेन की अगर हम बात करें, यार एसिड रेन का नाम सुना है क्या तुमने? एसिड रेन का है, एसिड रेन की वजह से ही बहुत बार क्या होता है, जो पहली बारिश होती है ना, वो जनरली एसिड रेन होती है, क्योंकि इतने पॉल्यूटेंट्स, इतनी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस सब एसिडिक होती है नेचर की। तो ये जब पानी के साथ मिलती है और ये बरसती है ना पहली बारिश में, तो वो रेन को एसिड रेन कहते हैं। और ये मॉन्यूमेंट्स को सफ़ेद से पीला कर देती हैं, ये सारे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर देती है। ये ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी हानिकारक होती है। तो यार पीएच का फ़र्क पड़ता है। पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, भाई अगर ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम क्रॉप या कोई भी पेड़ पौधा उगाएंगे, तो उसके लिए भी तो एक प्रॉपर न्यूट्रल सॉइल या थोड़ी सी बेसिक साइड में होना चाहिए ना पीएच सॉइल का। एसिडिक सॉइल में नहीं होंगी ये चीज़ें। इसीलिए भाई बैकयार्ड की, तुम्हारे सॉइल या बैकयार्ड या फार्म लैंड जिसकी भी सॉइल है, उसका पीएच भी मेंटेन होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने बताया तुम्हारे पेट में एसिड बन रहा है, देखो बन रहा है यहाँ पे ना, तो यार तुम्हारे पेट में HCl बनता है, उसका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी एसिडिक। तो भाई पेट में तो पहले से ही एसिडिक नेचर है तुम्हारा, एसिडिक तुम्हारा मीडियम बना हुआ है। वहीं पे ये लिटमस डाई कहाँ से आ गया? ये लिटमस डाई यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से, इसको यहाँ से गायब कर दो, गायब कर दो। हाँ जी, अब सही है। हाँ, तो क्या है भाई, और कुछ एप्लीकेशंस, जैसे कि तुम्हारे दांतों का डिके। अब ये डिके होता कैसे? जब तुम्हारे मुंह में एक एसिडिक मीडियम बन जाता है ना, तुम्हारे दांत की जो आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है इनामिल, उसका नाम होता है इनामिल। अब ये आउटर लेयर खराब होने लगती है, टूटने लगती है। क्यों? जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है। और एसिडिक मीडियम तुम्हारे मुंह में कब बनता है? जब तुम रात में ब्रश नहीं करते हो खाना खा के, जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल तुम्हारे मुंह में रह जाते हैं ना, वो रात भर उसमें कुछ बैक्टीरियाज, एंजाइम्स करते रहते हैं अपना रिएक्शन, तुम्हारे मुंह का मीडियम एसिडिक बना देते हैं। सुबह भी देखा होगा तुम्हारा मुंह का टेस्ट अजीब सा होता है, वो एसिडिक मीडियम की वजह से। इसीलिए उसी एसिडिक मीडियम की वजह से तुम्हारे जो आउटर जो सरफेस है ना तुम्हारे दांतों का, ये कोरोड हो जाता है
और तुम्हारा दांत बेचारा इस तरह का मायूस सा बन जाता है। इसीलिए जो तुम टूथपेस्ट करते हो वो टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, गेस करो जरा, वो टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है? वो टूथपेस्ट का नेचर होता है भाई बेसिक, क्योंकि वो इस मीडियम को न्यूट्रलाइज कर पाए, इस मीडियम को न्यूट्रलाइज कर पाए, इसीलिए उसका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, चलो साथ ही एनिमल का या पेड़ों का वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर कैसे यार? ये पेड़ देखा तुमने, ये पेड़, इसको कहते हैं नेटल लीव्स। इस पेड़ की लीव्स को हम कहते हैं नेटल लीव्स। ये क्या होता है ना, ये तुम पहाड़ वहाड़ पे घूमने जाओगे ना तो कुछ इस तरह की लीव्स तुम्हें दिख जाएंगी, थोड़ी सी नुकीली टाइप की होती है, यानी स्किन में अगर तुम टच करोगे तो फंस जाएगी। और जैसे ही तुम टच करोगे ना, ये एक एसिड रिलीज करेंगी तुम्हारी स्किन में, जिससे तुम्हें इरिटेशन होने लगेगी, खुजली उजली मचने लगेगी, परेशान हो जाओगे। ऐसे ही जैसे मधुमक्खी का डंक, वो क्या होता है, वो डंक क्यों मारती है? जब वो खुद को परेशानी में देखती है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, और वो डंक के थ्रू क्या करती है, एक एसिड तुम्हारी बॉडी में रिलीज करती है। कौन सा एसिड होता है वो होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और ये एसिड को तुम न्यूट्रलाइज कर सकते हो कैसे? अगर कोई बेस उस पर तुम डाल दो ना तो इस एसिड को तुम न्यूट्रलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तुम वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा कुछ भी डाल दो कि इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, चूना वूना लगा के तुम इसको सॉर्ट कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, हमारे दादा परदादा नाना लोगों को सब पता था, हमें केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, पढ़ी तो खैर उन्होंने भी नहीं थी, लेकिन उन्हें घर की रेमेडीज सारी पता थी। अब हमारे आसपास की कितनी सारी क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं वो देख लेते हैं। भाई विनेगर, विनेगर यानी सिरका, सिरका यानी कि इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है भाई एसिटिक एसिड। ठीक है, खाया है क्या तुमने एसिटिक एसिड विनेगर में? तो यार वीक एसिड होता है, लेकिन होता तो है। फिर होता है भाई ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन सब में होता है तुम्हारा सिट्रिक एसिड। जो खट्टी खट्टी चीज़ें होती है ना, उन सब में कोई ना कोई एसिड होता ही है। ये लेमन है तुम्हारा, ये भी सिट्रिक एसिड ही है। साथ में फिर टैरामिंड हो गया, टेमरिंड, टेमरिंड क्या होता है तुम्हारी इमली, इमली का बूटा याद है, तो उसमें क्या होता है टार्टरिक एसिड। देख रहे हो नाम से खट्टा सा बना रहा है। टोमेटो, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। साथ में सोर मिल्क यानी कि दही, खट्टा वाला दही, उसमें क्या होगा, उसमें होगा लैक्टिक एसिड। दही बनता ही तब है जब दूध में लैक्टिक एसिड डेवलप करने लगता है। कौन करवाता है, कौन से वो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें कहते हैं लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया। फिर होते हैं एंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, या फिर जो तुम्हारी बी की स्टिंग थी, ये सब में ही मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है भाई, देख रहे हो सारी फोटो तुम्हारे लिए बना रखी है। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं भाई फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। यार सॉल्ट्स अभी देखे कैसे बन रहे थे, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। फैमिली ऑफ सॉल्ट कौन डिसाइड करता है भाई? एसिड जो है ना, जो एसिड है वही डिसाइड करेगा फैमिली ऑफ सॉल्ट। अगर HCl है मेरे पास तो Cl फैमिली यानी क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट बनेगा, जैसे कि NaCl, KCl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट फैमिली का सॉल्ट बनेगा, जैसे कि ये बन गया, देखो Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट। और अगर मेरे पास HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड है तो मेरे पास नाइट्रेट फैमिली का सॉल्ट बनेगा, नाइट्रेट फैमिली का, जो कि KNO3 NH4NO3 बनेगा। ऐसे ही एसिटिक एसिड है मेरे पास तो एसीटेट फैमिली का सॉल्ट बनेगा, जैसे सोडियम एसीटेट और पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा भाई? एसिड डिसाइड करेगा कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या रहने वाली है। ठीक है, ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं भाई पीएच ऑफ सॉल्ट। अभी तक हम ही देख रहे हैं भाई एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या हर बार न्यूट्रल बनेगा? नहीं बेटा, हर बार न्यूट्रल नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में भिड़ रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अगर मैंने दोनों ही तगड़े प्लेयर ले लिए, ठीक है, दोनों ही तगड़े प्लेयर ले लिए, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तब तो टक्कर बराबरी की होगी, सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल। कैसा बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे कि ये वाला केस है, इसमें HCl तगड़ा एसिड, NaOH तगड़ा बेस, दोनों मिल गए, NaCl बन गया, जो कि एक न्यूट्रल यानी कि सादा वाला नमक है, और पानी निकल गया। वहीं पे अगर मैंने एसिड तो ले लिया स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत, लेकिन बेस मैंने ले लिया कमजोर, तो इनके बीच में जब लड़ाई होगी तो ये वाला डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट करके जो सॉल्ट बनेगा ना वो डोमिनेटिंग वाले नेचर का होगा। यानी डोमिनेटिंग नेचर कौन सा है? एसिड। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है, देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक बेस है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये जो बनेगा ना तुम्हारा सॉल्ट, इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर भी एसिडिक होगा, इसका नेचर भी एसिडिक होगा। वहीं पे अगर वीक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो डोमिनेट कौन करेगा? बेस। और जो इसका सॉल्ट बनेगा वो उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर बेसिक होगा। जैसे तुमने ये ले लिया था सोडियम एसिटेट, तो ये तुमने एसिटिक एसिड ले लिया था जो कि वीक एसिड है, और साथ में NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस वाला डोमिनेटिंग वाला फीचर कौन आएगा तुम्हारे सॉल्ट पे? यानी कि CH3CONA। ठीक है, फिर देखते हैं भाई कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सॉल्ट्स। यार गांधी जी ने डांडी मार्च करी थी, और डांडी मार्च में उन्होंने क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून क्या था भाई? नमक कानून ये था कि भाई जो अंग्रेज थे ना, वो हमारा ही नमक हम ही को चिपका देते थे,
पैकिंग करके महंगे तरीके से। तो भाई गांधी जी ने कहा हमारा नमक हमारे सी शोर्स पर, हमारी बॉर्डर लाइन पर है, हम इससे नमक बनाएंगे। मतलब समुद्र में बनता है ना, लगून्स वगून्स पढ़े हैं ना तुम लोगों ने, कि जो समुद्र के किनारे लगून्स होते हैं वहीं पे नमक बनता है। बाद में उनका प्यूरिफिकेशन, पैकेजिंग वगैरह वो सब फैक्ट्रीज होती है, लेकिन बनता तो यहीं से है। ठीक है, तो भाई ऐसे ही होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, जो पुराने समुद्र हैं जो सूख के बिल्कुल लाल हो गए हैं, मतलब गायब हो गए हैं, तो पानी तो इवेपोरेट हो गया, नमक उनके भी, उनमें जो सॉल्ट था वो उसकी सतह पे जमा रह गया। अब उस नमक को बिल्कुल जैसे हम कोल को माइन करते हैं ना, उसी तरह से निकालते हैं, और कुछ इस तरह का लाल लाल रंग का दिखता है, इसको कहते हैं रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। ठीक है गुरु, तो भाई ये है कहानी सॉल्ट के बारे में। अब देख लेते हैं भाई कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है NaOH। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका प्रोडक्शन, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है यार, और तुम्हारे सिलेबस में भी है, तो यार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुमसे पूछा जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे कैसे, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें लेना पड़ेगा ब्राइन। अब ये ब्राइन क्या भला है, भला ये ब्राइन क्या है? ब्राइन भाई कुछ नहीं है, अगर कहीं तुम्हें ब्राइन लिखा दिख जाए ना तो ये कुछ नहीं है, NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी में तुमने NaCl नमक घोल दिया, उस सॉल्यूशन को मैं ब्राइन कहता हूँ। उसी सॉल्यूशन में अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, 2 इलेक्ट्रोड डाल के, यानी इलेक्ट्रोलिसिस जिसे मैं कहता हूँ, उसी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मेरा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। वो कैसे यार? NaCl जो है ना, ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, और वहीं पे जो मेरा H2O है वो उसके इलेक्ट्रोलिसिस के बाद H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, ऐसे मेरा ये टूट जाएंगे। अब यहाँ से ये Na पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव तो भाई साठगांठ कर लेंगे और ये बना देंगे NaOH, और साथ में ये H पॉजिटिव अपना हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा और ये Cl अलग बच जाएगा। तो यहाँ से मेरे को 2 चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है मेरे को NaOH और एक मिलता है मेरे को क्लोरीन। देखो यहाँ पे लिखा है NaCl में हाइड्रोजन डाला, मतलब पानी में डाला तो NaOH बन गया, और क्लोरीन, और इस क्लोरीन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को मैं कहता हूँ क्या? क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि क्लोर मतलब क्लोरीन मिल रहा है, अल्काली मतलब NaOH, जो कि हम अगर पानी में डाल देंगे तो वो एक बेसिक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, वो अल्काली कहते हैं ना उसे, तो वो भी मिल रहा है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को मैं क्लोर अल्काली प्रोसेस कहता हूँ। इसका इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज में सोप बनाने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिडिक इम्प्योरिटी फ्रॉम क्रूड ऑयल निकालने के लिए। क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज होती है ना, जहाँ पे ऑयल को पेट्रोलियम में, डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब बांटा जाता है, छांटा जाता है, वहाँ पे इम्प्योरिटीज निकालने के लिए NaOH का यूज़ किया जाता है। चलो जी, फिर देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यार बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे यार? एक ब्लीचिंग पाउडर ना एक पाउडर होता है, कैसे बनता है? इसको बनाते हैं हम कैसे? सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ले लेते हैं और इसमें हम डालते हैं क्या? क्लोरीन, जो कि अभी हमें जस्ट मिली थी। इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीनेटर में, और उस क्लोरीनेटर में रिएक्ट करवा के हमें ये मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम ही है ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। कुछ इस तरह का वाइट से दिखता है पाउडर, दिखने में आम है लेकिन है बहुत खास क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस हैं। पहला यूज़ तो यार ये है इसका कि ये कॉटन की ब्लीचिंग में, जितने भी टेक्सटाइल कपड़े जो तुम देख रहे हो ना, पैंट है, शर्ट है, जो भी टी शर्ट तुम पहने हो ना, इन सब की ब्लीचिंग, ये सब की ब्लीचिंग यार ये चीज़ होती है किसी ब्लीचिंग पाउडर से। जो रुई देखते हो ना मेडिकल में यूज़ होती है, रुई एकदम सफ़ेद होती है एकदम ना। वो सफ़ेद कैसी होती है? क्या प्रोडक्शन के टाइम से ही वो सफ़ेद होती है? क्या पेड़ों से वो सफ़ेद निकलती है? नहीं, वो गंदी होती है रुई, यानी कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उसको साफ़ किया जाता है, उसको धोया जाता है, और साफ़ करता कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। उसके अलावा इस ब्लीचिंग पाउडर का काम डिसइंफेक्टेंट की तरह काम यूज़ किया जाता है, पानी को साफ़ करने के लिए। जो बड़ी बड़ी हज़ारों लाखों क्यूसेक की पानी की टंकियाँ होती है ना, उसमें पानी कैसे साफ़ करोगे? RO लगाओगे क्या वहाँ पे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वहाँ पे ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है पानी की। ठीक है, फिर ये ब्लीचिंग ऑफ वुड की ब्लीचिंग, लकड़ी की ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। और जो ड्रिंकिंग वाटर है इसको फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कि इसमें अगर जर्म्स हैं तो जर्म्स को रिमूवल यानी वाटर ट्रीटमेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, फिर बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है ना यार? देखो, हमने एक रिएक्शन देखा था ना कि हम एसिड्स को रिएक्ट करवा रहे थे बेकिंग सोडा के साथ, ऐसा करके कुछ कर रहे थे ना हम, तो सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। देखो लिखा भी है। ठीक है,
NaHCO3, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा तुम्हें किचन में मिल जाएगा। अब इसका काम क्या होता है यार, केक्स वेक्स बनते हैं ना तो मम्मी डाल देती है इसमें, या तो कभी छोले भटूरे बनाते हैं तो उसमें फूल जाए ना इसलिए डाल देती है, मैदा वगैरह फूल जाए ना इसलिए। अब वो फूलती क्यों है? वो फूलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, अभी देखेंगे क्यों। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ये बेकिंग सोडा बन कैसे रहा है। इसको बनाने के लिए हमें सादा NaCl चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, अमोनिया चाहिए, सबको मिला दिया, रिएक्ट करवा दिया और हमारा बेकिंग सोडा तैयार। साथ में हमारा अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है। इसका इस्तेमाल यार बेकिंग एजेंट की तरह करते हैं, यानी केक वेक बनाने में फ्लफीनेस आती है। क्यों आती है अभी देखते हैं कैसे आती है, ठीक है। एज एन एंटी एसिड, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है भाई, इसका नेचर बेसिक होता है, तभी तो एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, याद करो। तो बेसिक नेचर की वजह से ये एंटी एसिड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो वो स्टिंग हो रहा था तुम्हारे इतना, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। फायर एक्सटिंग्विशर, भाई हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये दे देता है, अभी देखेंगे कैसे। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ये दे देता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही तो आग बुझाने में काम आने वाली है, इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में और फाइनली क्लीनिंग एजेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, साफ सफाई। क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है इसकी मदद से हम अपने क्लीनिंग एजेंट, जो टॉयलेट क्लीनर्स, वॉशरूम क्लीनर्स, ये सब होते हैं ना, जो पोछा वोछा लगाने के काम आते हैं, इन सबको बनाने में भी ये हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं अगर हमने बेकिंग सोडा को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया तब क्या होता है। इसको गर्म करने पे ना ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट में और साथ में देगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो खाना बनाते हैं वो फ्लफीनेस आती है ना तुम्हारे केक्स में, तुम्हारे भटूरे में, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है। जब वो ये बेकिंग सोडा डाला जाता है ना और इसको हीट किया जाता है जैसे अवन में या कहीं पे भी, तो ये टूट जाता है और टूट के ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देते ही ये फ्लफीनेस आ जाती है, वो गैस निकलने की कोशिश करती है और वो इधर उधर पोर्स बना देती है और इसी वजह से वो फ्लफीनेस तुम्हें फील भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हेल्प्ड द केक टू राइज मेक सॉफ्ट एंड फ्लफी, इसी वजह से तुम्हारा केक फ्लफी और सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हारा जब इसको तुम गर्म कर रहे हो तो तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट भी बन रहा है। देखो सोडियम कार्बोनेट बन रहा नहीं बन रहा है, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट तो बेसिक नेचर का होता है। तो यार हमारे पेट में तो दिक्कत हो जानी चाहिए, हम बेस खा रहे हैं, बेस तो नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। तो यार ये क्या होता है, देखो वो बेस जो बन रहा है बिल्कुल बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है, लेकिन क्या तुम वो बेस को एज अ बेस की तरह ले रहे हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे केक में ऐसे बहुत सारे और एसिडिक इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो उस बेस को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं और तुम्हारे पेट में एक न्यूट्रल चीज़ जा रही है जो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, ठीक है। वो विनेगर है, लेमन जूस है, बटर मिल्क है, कर्ड है, ये सब तुम डालते हो ना अपने केक में, ये सब एसिडिक नेचर है और ये बेस है, तो बेस एसिड मिलकर एक न्यूट्रल मीडियम बन जाता है जिसकी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी Na2CO3 ही है, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ी हुई है और वो एक्स्ट्रा चीज़ है क्या? वो एक्स्ट्रा चीज़ है 10H2O। ये 10H2O क्या है? ये 10H2O क्या है? ये 10H2O है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्यों, मतलब कैसे लिखते हैं? कई बार तुमने देखा होगा कॉपर सल्फेट के साथ भी लगा होता है, देखो यहाँ लिखा है CuSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O। इसका क्या मतलब होता है? क्या इसकी वजह से मेरा कंपाउंड गीला हो गया क्या? मेरा जो केमिकल है वो गीला हो जाता है क्या? नहीं, वो गीला नहीं हो जाता है। ये एक इस तरह से मॉलिक्यूल्स ना पानी के लेके चलते हैं। मान लो ये समझ लो मैं अगर कहीं ट्रिप पे जाऊंगा, मैं अपनी बॉटल अपने साथ लेके जाऊंगा, तो ये इसकी बॉटल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये साथ में इसको सर पे डाल लेगा या आगे कहीं काम पड़ेगा यूज़ कर लेगा, लेकिन ये लेके चलता है अपने बैकअप बना के चलता है। पानी इसको मिलता रहेगा इधर उधर, लेकिन बैकअप लेके चलता है। तो वही सिस्टम है। अगर मैं इसको हीट कर दूँ, अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो ये 5H2O उड़ जाएगा, ये सिर्फ CuSO4 बच जाएगा। इसका कलर जो था ब्लू था ओरिजिनल, ठीक है, वो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का कलर ब्लू था। गर्म करने पे इससे पानी उड़ गया तो इसका कलर वाइट हो गया। अब ये बन गया मेरा एनहाइड्रस, यानी कि हाइड्रस नहीं है, एनहाइड्रस लिखा है, देखो एनहाइड्रस, बिना पानी के कॉपर सल्फेट बन गया, इसका कलर वाइट हो गया। जैसे ही मैं इसमें 2-4 बूंद पानी डालूंगा ना, ये गीला नहीं होगा। सबसे पहले ये 5H2O लेने की कोशिश करेगा और अपना कलर चेंज कर लेगा वाइट से ब्लू में दोबारा। ऐसे ही मेरा इसके साथ भी हो रहा है। तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अलग अलग, सबके साथ नहीं होता, सारे केमिकल्स के साथ, सबके साथ नहीं होता, कुछ के साथ होता है। और ज़रूरी नहीं है किसी का कि सबके 2 ही रहेंगे, सबके 5 ही होंगे, किसी का 10 होता है, किसी का 8 होता है, किसी का 12 भी होता है, ठीक है। तो भाई ये कहानी रहती है। ऑल राइट भाई, हीटिंग पे क्या होगा, एनहाइड्रस बन जाएगा ड्राई और चेंज कर लेता है अपना कलर भी। चलो जी, ये सी समझ में आई। अब ये देख लेते हैं भाई वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये बना कैसे? ये देखो Na2CO3 था, इसमें 10H2O का मतलब एक पानी थोड़ा सा इसमें डाल दिया, छिड़क दिया, इसने अपने 10H2O यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लिया और ये बन गया अपना वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब इस वॉशिंग सोडा के मल्टीपल भाई यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा। कैसे? क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए काम आता है, ये तो पता ही है, वॉशिंग नाम ही है भाई, वॉश करने की काम ही आएगा और क्या काम आएगा।
सॉफ्टन ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है ना, वाटर में हार्डनेस यानी कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, इसकी वजह से पथरी बन जाती है ना, वो जो किडनी स्टोन्स का नाम सुना होगा, वो बन जाती है तुम्हारे पेट में, वो ना बने ये उसके लिए इस कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स पानी में से निकाल देता है। ठीक है, यूज्ड इन सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, इन सारी इंडस्ट्रीज में भी काम आता है सफाई के लिए। ठीक है, यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट फॉर क्लीन्स टाइल सिंक्स, वो हमें पता है। यूज्ड इन डाइंग, ब्लीचिंग, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अदर सोडियम कंपोनेंट्स जैसे बोरैक्स। बोरैक्स बनाने में भी हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O का बहुत ज़्यादा काम होता है, ये हमने देख लिया। अब लास्ट चीज़ जो हमारी बचती है वो होती है जिप्सम। ये जिप्सम क्या है? ये जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ठीक है, 5H2O था, वो था क्या? वो हमारा कैल्शियम वो CuSO4 था, सॉरी, ये कैल्शियम सल्फेट .2H2O है, ये इसको हम कहते हैं जिप्सम। अब इस जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे यार? देखो, कॉपर सल्फेट .2H2O है ना, इसको अगर मैं हीट करता हूँ थोड़ा सा, तो ये कैल्शियम सल्फेट .12H2O में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ½ है ना, ये बना देता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बना देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सुना है ना काफ़ी बार, देखो लिखा भी है। ठीक है, व्हेन हीटेड एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस इट लूजेज द वाटर एंड फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। देखो POP का बहुत काम आता है, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ ना, तो हाथ पैर पे जो एक बाहर से स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, वो POP का ही बनाया जाता है। अगर फॉल सीलिंग का अगर तुम कुछ डेकोरेशन वगैरह अपने घर पे करवाते हो, तो वो भी POP की ही होती है। बहुत ज़्यादा मल्टीपल यूजेस होते हैं भाई। जो टूटी फूटी अगर तुम्हारी दीवार में कोई छेद वेद है या कुछ है, उसको भी POP से ही रिन्यूरेट कराया जाता है। ठीक है, तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड इन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर जब कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है हाफ का? इसका मतलब है 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ 1 वाटर का मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है भाई, अभी जिप्सम का याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो एसिडिक सॉइल होती है ना, जो फार्मलैंड्स की सॉइल होती है, उसको ट्रीट करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये होता है भाई बेसिक नेचर का। एसिड में तुम बेस डालोगे तो भाई वो न्यूट्रलाइज होगा ही, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर मेकिंग मोल्ड्स, कास्ट, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, सॉइल कंडीशनर में काम आता है, मैंने बताया अभी जस्ट तुम्हें, और चॉक्स और ब्लैक बोर्ड चॉक्स बनाने के काम भी आता है। ठीक है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही चॉक्स बनती हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो भाई ये थी कहानी तुम्हारे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की। इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट से लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो भाई कमेंट कर दो फटाफट से, उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।